Hi everyone, good evening guys, very good evening. क्या हाल चाल है? So welcome to the Neat Stars channel and this is your Spark Batch guys, जिसमें कि हम क्लास 12 का सिलेबस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. सो वेलकम बैक. लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी सून. जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो कि हाँ सब सेट है एंड यू आर ऑल रेडी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर. फटाफट से. गुड इवनिंग एवरीवन. चले जल्दी से. आई एम एब्सोल्युटली लाइव एंड ऑडिबल. या कूल. चलिए जल्दी से सेशन को कीजिए शेयर और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं और आज हमने क्या क्या करना है. ठीक है, तो देखो गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद ये तो सारा हो गया, इसको थोड़ा स्किप कर लेते हैं. हाँ जी, हमने हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात की थी. ठीक है, हमने देख लिया था कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, कौन सी वायरल डिजीजेस हैं. वी हैव डन इट ऑल. तो ये सबसे पहले तो नाम याद करने जरूरी है. आई हैव टोल्ड यू दैट, है ना. तो ये नाम याद करने बहुत जरूरी है. ठीक है, कि कौन सी डिजीज किस कैटेगरी में आती है, पहले तो ये याद कर लो. ठीक है, जिसकी पिछली क्लास रह गई है वो प्लीज 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 पिछली क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, सो दीज आर वायरल डिजीजेस. देखो कैसी शक्ल बना के वायरस आ रहा है. राइट, सो हेलमिंथिक, फंगल, प्रोटोजोअन, ऑल डन. दो चीजें करनी है हमने इस चैप्टर के अंदर कि हेल्थ क्या है और डिजीजेस क्या है. ठीक है, डिजीजेस का थोड़ा सा लेआउट मैंने तुम्हें दिया है, पूरा नहीं दिया. ठीक है, और डिटेल की बात करते रहेंगे. तो बात सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन सब बीमारियों से, चाहे हमने कभी नाम सुने हैं नहीं सुने, और भी बहुत सारी बीमारियां, उनसे हम कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं. तो हमने स्टार्ट किया है अपना डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना और उसमें बात की है हमने अपने अंदर चलते हुए एक बैटल फील्ड की जो 24/7 रेडी रहता है. जैसे आप हमारी कंट्री का डिफेंस हर वक्त एक्टिव रहता है ना. बिल्कुल उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहता है, बस जरूरत के हिसाब से कभी कभी उसको ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है. ठीक है ना, तो वो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए. बिना जरूरत के ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो भी गड़बड़ है, जरूरत पड़ने पे एक्टिव नहीं होगा तो भी गड़बड़ है, कभी सो गया और उधर से दुश्मन ने वार कर दिया तो भी गड़बड़ है. तो बहुत सारी गड़बड़े हो सकती हैं, लेकिन गड़बड़ से पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो नॉर्मली काम करता है. ठीक है, तो आई हैव शेयर्ड विद यू कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज. ठीक है ना, जिस तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है. चलो थोड़ा सा एक चीजें रीड कर लेते हैं. उस दिन मैंने तुम्हें बेसिक सा बताया था. सो सी, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. ठीक है, इस साइंस को क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इम्यूनिटी के साथ डील करती है, दैट विल बी नोन एज इम्यूनोलॉजी. राइट, और जो सारे ऑर्गन्स, जो सारे टिश्यूज, जो सारे सेल्स मिलके आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑल दीज एजेंट्स विल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म इम्यून सिस्टम. ठीक है, एंड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम किनको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को. इन्हीं को फादर ऑफ वैक्सीन भी बोलेंगे क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला वैक्सीन भी बनाया था. वील टॉक अबाउट दैट इन अ वाइल. इज दिस क्लियर? हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. नोट्स भी कंपेयर कर लिए फर्स्ट लेक्चर के? कूल, कंप्लीट कर लिए? बहुत अच्छे बहुत अच्छे. हाय सोमल्या, गुड आफ्टरनून. हाय सुहांत, हाय निलंजन, सनिका. क्लास मैम 2022 के लिए क्लास का स्केड्यूल क्या है? सनिका, क्लास 12 जो है उसका स्केड्यूल ये है कि मंडे टू फ्राइडे, कई बार सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे हर रोज शाम 4 बजे आपकी ये क्लासेस होती हैं, ऑल्टरनेट बॉटनी एंड जूलॉजी. ठीक है, और अगर क्लास 11 का रिवाइज साथ कर रहे हो तो शाम को 6 बजे. और इन सब लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड आपको डीपीपीज मिल रही हैं गाइस, वो टेलीग्राम ग्रुप में, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा. डेली बेसिस पे डीपीपीज आपकी जा रही है. ठीक है, ऑल राइट. नोट्स भेजे थे आपको तो नहीं, आई विल चेक इट. ठीक है ना, थोड़ा सा हेक्टिक रहा है पिछला 1-2 दिन, तो आई विल चेक इट. ठीक है ना, चलो. और गाइस, वन शॉट बायोमोलिक्यूल्स के सबने देख लिए. There was some tech issue with my laptop, so I could not send those notes. वो मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी. और दूसरी चीज, कल 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 गाइस वन शॉट आ रहा है एनिमल किंगडम का. कल है वन शॉट ऑफ एनिमल किंगडम एट 10:30 AM. और कल किरण मैम भी वन शॉट ले रही हैं एक, लेकिन वो वन शॉट लेंगी रात को 8 बजे आपकी नॉर्मल क्लासेस के बाद.
अब हमने पढ़ाई बहुत ज्यादा तेज कर देनी है। तो फॉर ऑल द नीट 2021 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो कल किरण मैम भी ले रहे हैं 8 बजे ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स का, तो ये भूलना नहीं है। कल किरण मैम की है 8 बजे वन शॉट ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, और मैं सुबह ले रही हूं एनिमल किंगडम का। मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, नोट करना मत भूलना। स्पेशल क्लास आज स्पेशल क्लास रात को शायद हो जाए, वरना आज आई हैव टू कंप्लीट द बैकलॉग। मेरा भी बैकलॉग हो गया है बहुत ज्यादा। तुम्हारे टेलीग्राम पे मैसेजेस मैं चेक नहीं कर पा रही, एंड आई हैव टू रिवर्ट बैक टू ऑल दोज मैसेजेस, ठीक है ना, क्योंकि अब डाउट्स पाइल अप करने का टाइम नहीं है। सो आई विल बी टेकिंग इट टुमारो, ठीक है ना। टुमारो मॉर्निंग ऑन आपकी नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू होंगी। हाँ जी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको लेवल्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे कि एक कुछ लेवल्स, आई मीन 3 लेवल्स पे हमें इम्यूनिटी मिलती है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है, वी आर बॉर्न विद दैट, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे अंदर पैदाइशी होता है, तो उसको हम इनबॉर्न बोल देते हैं, और सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखता है, सबको एक तरह से मारता है, कंट्रोल करता है, तो इसके लिए हम बोल देते हैं नॉन स्पेसिफिक। इनबॉर्न, इननेट, कंजेनाइटल मींस पैदाइशी। नॉन स्पेसिफिक बिकॉज इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन साल्मोनेला टाइफी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और सम वायरस और फंगस, सबको एक तरह से रोकेगा वो, ठीक है, इसलिए वो नॉन स्पेसिफिक भी है। अब इसमें 2 लेवल्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल का काम है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है, कि पैथोजन अंदर घुस ना पाए, और सेकेंड का काम है कि अगर घुस गया, बिना पूछे जो घुसेगा वो दुश्मन है, उसको मार गिराया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमने गाइस पिछली क्लास में फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस डिटेल में कर लिया था। आई टोल्ड यू व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी, और हमने बात की थी पिछली क्लास में इननेट इम्यूनिटी के फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस की, जिसमें कि बैरियर्स आते हैं जो पैथोजन को अंदर घुसने नहीं देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? वो दुश्मन को अंदर घुसने नहीं देंगे, एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, फिजिकल बैरियर जिसको मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल बैरियर भी बोल सकते हो, एंड केमिकल बैरियर्स जिसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। आपको ये कंटेंट्स याद होने जरूरी हैं कि फिजिकल बैरियर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और केमिकल बैरियर्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। वी हैव डन इट ऑल इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। ऑल्सो आई टोल्ड यू कि अगर ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस से बात नहीं बनती, यानी बैरियर्स उनको बाहर ही रोक नहीं पाते हैं और वो अंदर घुसे चले आते हैं, तो हमारे पास है सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस। एंड मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस में सबको मार गिराया जाएगा एक ही तरीके से, और उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सी व्हाट आर दोज सेल्स, वी हैव न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, और ज्यादा डिटेल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो सी सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं? वी हैव मैकेनिज्म्स लाइक फीवर, इन्फ्लेमेशन, इंटरफेरॉन्स, जो मैंने कहा था कि किरण मैम और मेरे जैसे हैं, फेगोसाइटोसिस, एनके सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ, ठीक है? ऑल रेडी? सबको समझ में आ रहा है इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप यू मिस्ड द लास्ट क्लास। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। ये जो आज मैं करवा रही हूं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लास्ट क्लास, तो तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है? ओके चंदन, आई विल गो थ्रू दैट, ठीक है? पहले ये करो, फिर टिश्यू भी आएगा, सारा सिलेबस आएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है? ऑल क्लियर? परफेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला मैकेनिज्म सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस का हम जो पढ़ने लगे हैं, दैट इज फीवर। फीवर क्या होता है? फीवर बुखार, यानी कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। व्हाट इज फीवर? फीवर मींस रेजिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, दैट इज नोन एज फीवर। क्लियर? अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाना, रेजिंग द बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इससे बढ़ जाना, चाहे वो 0.1 में क्यों ना बढ़ जाए, वो भी फीवर ही कहलाएगा। नाउ सी, पिछली बार जब मैं डिजीजेस की बात कर रही थी,
तो मैंने तुम्हें पूछा था कि बैक्टीरियल बताओ, वायरल बताओ, कुछ बच्चे फीवर को भी बैक्टीरियल या वायरल में लिख रहे थे। प्लीज अंडरस्टैंड, फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज नॉट अ डिजीज। फीवर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आपको बचाने का एक तरीका है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। अब बेसिक सी मोटी मोटी बात बताऊं तो ऐसी है कि आपकी बॉडी को ना बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो दुश्मन आया ना, ये सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर सकता है, तो क्यों ना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लेंगे और इस चक्कर में थोड़ा सा बढ़ाते ये पैथोजेंस मर जाएंगे। तो इस तरह से फीवर जनरेट किया जाता है, इसलिए फीवर जनरेट किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि पैथोजेंस मर जाएं। व्हाई? बिकॉज पैथोजेंस they can only survive at 37 degree Celsius. Is this point clear? They're very sensitive. ठीक है? Now see, तो फीवर के केस में होता क्या है? फीवर के केस में क्या होगा? Now understand the mechanism of fever first. पैथोजन अंदर आया, ठीक है? पैथोजन एंटर, पैथोजन कहते हैं गाइस डिजीज कॉजिंग, डिजीज जेनरेटिंग एजेंट को। पैथो मीन्स डिजीज, जेन मीन्स जेनरेटिंग। जो भी बीमारी करने वाला एजेंट है वो पैथोजन है, जिनको कॉमनली आप जर्म्स बोल लेते हो, ठीक है? पैथोजन या जर्म एंटर, जैसे ही वो एंटर करेंगे तो वो अंदर आके कोई ना कोई टॉक्सिन, कोई ना कोई पॉइजन रिलीज करेंगे। दे रिलीज अ टॉक्सिन, दे रिलीज अ टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। दिस टॉक्सिन इट स्टिमुलेट्स आवर हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब हाइपोथैलेमस वो पार्ट है हमारे ब्रेन का, हमारी बॉडी का, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हाइपोथैलेमस, दिस इज द थर्मोस्टैट, थर्मो रेगुलेटर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है? बहुत सारे तरीके हैं मेंटेन करने के, वो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन दिस हाइपोथैलेमस हैज टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हाइपोथैलेमस ने देखा कि अंदर टॉक्सिन आया है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा एंड इट विल रेज द बॉडी टेम्परेचर, इट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर, और बस हो गया फीवर। बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो दिस इज नोन एज व्हाट? फीवर। समझ में आया? तो टॉक्सिन एंटर हुआ, इसने टॉक्सिन रिलीज किया, टॉक्सिन ने हाइपोथैलेमस को गुस्सा दिला दिया और गुस्से में आके हाइपोथैलेमस ने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ये बात सबको समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है कर्मा, मैं क्वेश्चंस देख लूंगी बच्चे आज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दिस इज नोन एज फीवर। अब इस फीवर के फायदे क्या हैं? क्यों किया गया ये सारा कुछ? क्योंकि देखो दो इफेक्ट्स होंगे इस फीवर के। नंबर वन, फीवर का मेन रीजन, मेन कॉज, आई मीन क्यों करवाया गया फीवर? दिस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू किल द पैथोजेंस, इट इज गोइंग टू किल द पैथोजेंस, बिकॉज हमें पता है पैथोजन सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस को बर्दाश्त कर सकते हैं। सेकेंड क्या होगा? अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गाइस कल मैंने बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट लिया था एंड उसमें मैंने एंजाइम्स के ऊपर टेम्परेचर का असर भी बताया था कि जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स या प्रोटीन्स अकर, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर, और ये प्रोटीन्स आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब अगर ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स होगी, दिस इज अ बुरा पार्ट, दिस इज अ नेगेटिव साइड ऑफ फीवर, ये नुकसान कर रही है। इतना कई बार डीनेचरेशन हो सकता है कि जान भी जा सकती है। ज्यादा तेज बुखार कैन बी जानलेवा, है ना, इट कैन बी फेटल, वी नो दैट कि बहुत तेज बुखार हो गया, दिमाग को चढ़ गया जी, बंदा मर गया, सुना होगा तुमने। तो वो क्यों होता है? बिकॉज डीनेचरेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स टेक प्लेस, हेंस दिस इज द इविल पार्ट ऑफ फीवर। बट लुक एट दिस पार्ट, इट इज किलिंग द पैथोजेंस, हेंस ये जरूरी भी है। दैट इज व्हाई वी कॉल फीवर एज अ नेसेसरी इविल। जरूरी भी है लेकिन नुकसानदायक भी है। नुकसान तो है लेकिन भाई कोई चारा नहीं है। जब तुम ऐसी बात करते हो ना तो फीवर को भी याद करना, ठीक है?
तो भाई जान बचाता भी है, नेसेसरी भी है पैथोजेंस को मारने के लिए, बट हाँ अपना नुकसान भी हो रहा है। थोड़ा बहुत फीवर होगा तो चल जाता है, इतनी डीनेचरेशन हमारी बॉडी हैंडल कर लेती है, बट इफ इट इज मोर देन दैट तो गड़बड़ है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो, दैट इज वाई फीवर इज नोन एज द necessary evil. It is necessary because it kills the pathogen. It kills the pathogens. While it is evil because evil part क्यों है? Because it destroys the proteins. Enzymes are all proteins, है ना? Is this point clear? इसलिए इसको नेसेसरी इविल भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो टॉक्सिन था जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस को गुस्सा आया और उसने बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया, इस टॉक्सिन को क्या बोलना है? लेट्स सी दिस। ये जो टॉक्सिन है जिसकी वजह से फीवर जनरेट हुआ, इस टॉक्सिन को बोला जाता है पायरोजेन। क्या बोलेंगे? पायरोजेन। This toxin is known as pyrogen. ठीक है, पायर का मतलब फायर, जेन मीन्स जनरेटिंग, फायर जनरेटिंग, जो अंदर आग लगा दे, यानी फीवर कॉज कर दे। तो ये टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं? पायरोजेन, यानी फीवर कॉजिंग एजेंट। दिस इज द फीवर कॉजिंग एजेंट। टॉक्सिन जो रिलीज होता है दैट इज फीवर कॉजिंग एजेंट। ठीक है, कौन रिलीज करता है पायरोजेन को? इट इज सिक्रीटेड बाय द पैथोजेंस। ये पॉइंट याद रहेगा, फीवर कॉजिंग एजेंट है और कौन रिलीज करता है? ये पैथोजेंस रिलीज करते हैं। ये पॉइंट्स याद रहेंगे, रिलीज्ड बाय द पैथोजेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं सारे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। दिस इज द मैकेनिज्म एंड फिर हम आगे चलते हैं कि भाई अगर तेज बुखार हो जाए तो फिर क्या करना है, फटाफट से। सो दिस इज पायरोजेन, फीवर कॉजिंग एजेंट रिलीज्ड बाय पैथोजेंस। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ फीवर। डन? चलिए, ऑलराइट। अब गाइस अगर जरूरत से ज्यादा फीवर हो जाए तो फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें उसको कंट्रोल भी करना है ना? क्या खाते हैं हम? पैरासीटामोल्स। तो पैरासीटामोल बेसिकली है क्या? सो दैट इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? फीवर लोअरिंग एजेंट्स। एंटी, पायरो वर्ड का मतलब आग लगाने वाला, ठीक है? एंटीपायरेटिक फीवर लोअरिंग एजेंट्स जैसे कि पैरासीटामोल। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो जरूरत से ज्यादा भी बुखार हो रहा है तो होने नहीं देना है कि कोई नहीं, अंदर तो लड़ाई चल रही है, पैथोजेंस मर रहे हैं तो तुम आराम से बैठो। नो, यू नीड टू कंट्रोल दैट। इज दिस पॉइंट क्लियर? यू नीड टू टेक पैरासीटामोल, दैट इज एंटीपायरेटिक। पैरासीटामोल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन एंटीपायरेटिक पे आएगा। व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स? फीवर लोअरिंग एजेंट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? या इट ऑल्सो वर्क्स एज अ पेन रिलीवर, बट पेन किलर्स को वैसे हम एनाल्जेसिक बोल देते हैं। ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग पायरोजेंस दे विल डाई। व्हाई डू दे रिलीज इट? भाई ऐसे थोड़े है कि भाई उनको पता है अभी इतना दिमाग नहीं आया उनमें, ठीक है? वो हर बार कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो बिलीव, नेवर गिव अप, है ना? कुछ तो करेंगे। चलो, हमने अपना बलिदान दे दिया, हमारा साथ वाला बच जाएगा, कोई ना कोई तो नुकसान करेगा, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं नुकसान होता भी है। सी, फीवर इज अ नेसेसरी इवन, राइट? सो इसलिए आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, ऑल पॉइंट्स क्लियर? Why do we feel shivering in fever sometimes? Because your body is getting weak. Your body is getting weak, इसलिए शिवरिंग हो रही है। ठीक है, बाकी मलेरिया करेंगे तो उसमें बताऊंगी कि शिवरिंग एग्जैक्टली क्यों होती है। ठीक है, उसमें अलग से बात आएगी। Is this point clear? चले आगे। समल्या, नो साइंटिफिक बीमारी, क्या कहते हैं दवाइयों के नाम, नो कमर्शियल नेम्स हियर, नो, यू डोंट रिक्वायर इट। देखो यहां पे नुकसान हो जाएगा अगर आप जरूरत से ज्यादा फील्ड में आके फालतू चीजें राइट नाउ पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी। प्लीज फोकस ऑन व्हाट इज इन द सिलेबस।
आई नो मुझे भी इससे और भी दवाइयों के नाम पता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर, ठीक है, नीदर आई एम अलाउड नॉर आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो एमएससी भी तो करवा सकती हो यहाँ पे, तो वो करना नहीं है हमने। इज दिस क्लियर? सो प्लीज अंडरस्टैंड कहाँ आपको रुकना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीवर, क्लियर है ये? सो दिस वॉज द फर्स्ट तरीका इन विच सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस इज गोइंग टू फंक्शन एंड किल द पैथोजेंस। तो ये देखो हमारे पैथोजेंस जो अंदर आए थे, ठीक है, सोचा था मेहमान नवाजी होगी लेकिन गड़बड़ हो गई उनके साथ, दे आर किल्ड। नेक्स्ट अब बात करने लगी हूं मैं इंटरफेरॉन्स की। ये इंटरफेरॉन्स ना मेरे बड़े दिल के करीब हैं, दे आर वेरी स्पेशल। व्हाई? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। इनको ही मैं बोलती हूँ कि ये केटी की तरह है, यानी मेरे और किरण मैम की तरह। नाउ सी गाइस, इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स को हम साइटोकाइन बैरियर्स भी बोलते हैं, कॉल देम साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। नाउ सी, ये वायरसेस के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर आपके अंदर वायरस आ जाता है तो इनका रोल आता है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। सो सी, मान लो ये तुम्हारा एक टिश्यू है, ठीक है ना, दिस इज योर टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू पे वायरस का अटैक हो गया, दीज आर वायरल पार्टिकल्स, दीज आर वायरल पार्टिकल्स। नाउ लिसन, जब ये वायरल पार्टिकल्स इस पहले सेल पे अटैक करेंगे, जब ये वायरल पार्टिकल्स इस पहले सेल पे अटैक करेंगे, तो ये पहला सेल बेचारा मरने से पहले एक प्रोटीन बनाएगा। ये सेल जिस पे अटैक हो गया है, जो मरने वाला है, ठीक है, ये एक प्रोटीन बनाएगा, एक अलार्म जनरेट करेगा। ये प्रोटीन जो है ये अलार्म की तरह काम करेगा, जो नेबरिंग सेल्स को जाके पहले से आगाह कर देता है, वॉर्न कर देता है कि भाई देखो दुश्मन का अटैक शुरू हो गया, अपने आप को बचा लो, मैं तो मरने लगा हूं, तुम खुद को बचा लो। बात समझ में आई है? तो अपना बेशक नुकसान हो गया, लेकिन साथ वाले का नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये जो नेबरिंग सेल्स हैं, ये इसके अलार्म को सुनते ही पहले से अपने पास एंटीवायरल प्रोटीन्स बना लेते हैं। बात समझ में आई? तो नेबरिंग सेल्स जिन पे अभी अटैक नहीं हुआ, वो पहले से अपने पास क्या बना लेंगे? एंटीवायरल प्रोटीन्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये जो अलार्म है ना, ये इस अलार्मिंग प्रोटीन को, इस अलार्मिंग सिग्नल को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अब ये इंटरफेरॉन्स क्या है, ये साइटोकाइन बैरियर्स क्या हैं? सो ये दुश्मन की खबर दे रहे हैं, वायरस की खबर दे रहे हैं नेबरिंग सेल्स को। तो ये भी क्या हुए? दीज आर ऑल्सो एंटीवायरल प्रोटीन्स। पहली बात, दीज आर ऑल्सो एंटीवायरल प्रोटीन्स। क्लियर? नंबर 2, किसने बनाए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन रिलीज कर रहा है? जिसके ऊपर अटैक हो चुका है, वायरल इन्फेक्टेड सेल, जिसपे इन्फेक्शन हो चुकी है, वो बनाएगा इंटरफेरॉन। सो दीज आर सिक्रीटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। एंड थर्ड क्या करेगा? इट विल अलार्म द नेबरिंग सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन्स। सो इट विल स्टिमुलेट, और अलार्म कुछ भी कह सकते हो, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ antiviral proteins in the neighboring cells. Antiviral proteins in the neighboring cells. Is this point clear? In the neighboring cells. Yes? Are these points clear to all? ठीक है, ये points clear हो रहे हैं सबको? So guys, इनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। जब कैंसर पढ़ेंगे तब भी इंटरफेरॉन्स का नाम आएगा। तो थोड़ा सा हिंट यहीं पे दे रही हूं, ये जो इंटरफेरॉन्स है ना, ये कई टाइप्स के होते हैं। यहां पे जो मैं इंटरफेरॉन्स बता रही हूं, दीज आर गामा इंटरफेरॉन्स, जिनको हम साइटोकाइन बैरियर्स बोल रहे हैं। एक होते हैं अल्फा, ये एंटी कैंसर होते हैं, एंटी ट्यूमर होते हैं।
ठीक है, इनकी बात हम करेंगे कैंसर की बात करते समय। Is this point clear? So which type of interferons have we talked about? Gamma interferons. Is this point clear? Right, Rabia. Do not worry. Everything is taken care of. Already सारा प्लान बना हुआ है बच्चे, आप बस पढ़ते जाओ। हाँ जी, are these points clear? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Quickly take a screenshot here. These are gamma proteins. ठीक है ना, gamma interferons known as cytokine barriers. All clear? So all the 3 points, these are very important, very important from question point of view. ठीक है ना, तो लाइंस यही उठ के आती है। एंटीवायरल प्रोटीन्स कौन बनाता है? अच्छा, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बनाते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? अच्छा, एक चीज अभी यहीं पे बता रही हूं, याद रखना, ये बहुत बार बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं मुझे कि वायरल इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो आंसर इज नो। ठीक है, कभी भी वायरस की इन्फेक्शन होती है तो एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते। ये मैंने तुम्हें माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल होंगे, दे डू नॉट हैव एनी रोल इन द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो वायरस की जब भी आपको इन्फेक्शन होती है तो आपको एंटीवायरल ड्रग्स दिए जा सकते हैं, आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिए जाते हैं। ये हिस्टामिन क्या है आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और आपको विटामिन दिए जा सकते हैं तब ताकि आपका इम्यून सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग हो टू फाइट अगेंस्ट इट। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, ओनली गिवन इन बैक्टीरियल। क्लियर है? चलिए आगे आ जाओ गाइस। सो ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। सो दिस वाज द सेकंड वे ऑफ किलिंग द पैथोजेंस नोन एज वायरसेस। ये सिर्फ वायरस के अगेंस्ट काम करेंगे। ठीक है ना, किसके अगेंस्ट काम करेंगे? वायरस के अगेंस्ट। दीज आर अगेंस्ट वायरस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो है फेगोसाइटोसिस का। वो है फेगोसाइटोसिस का कि आओ खाओ और मार दो। ठीक है ना, जैसे कोई अंदर आया, अंदर बिना पूछे आएगा तो वो दुश्मन कहलाएगा। ठीक है, आएगा तो उसको खा लिया जाएगा, उसको दबोच लिया जाएगा, उसको फेगोसाइटोस करके मार दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से सेल्स हैं आपके अंदर जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। ना लिसन, सेल से याद आया तो शाम को 6 बजे आपकी सेल्स की क्लास है। तो गाइस देखो यहाँ पे ना अब क्या हो रहा है, 11th और 12th का ना सिलेबस बड़ा मजेदार तरीके से अलाइन किया गया गाइस। अंडरस्टैंड करो इस चीज को। 11th में आपको बेस बनाया गया, आपका बेस बनाया गया। तो इन सेल्स के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प करती हैं, वो सारा बेस आपका 11th में बन चुका है। जिनका नहीं बना है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू दैट चैप्टर सेल्फ साइड बाय साइड। ठीक है ना, चलो आ जाओ। So let's talk about phagocytosis. Phagocytic WBCs क्या करेंगे? They will engulf and kill. ठीक है, अब अंदर आया तो उसकी मेहमान नवाजी नहीं की जाएगी, बिना पूछे आएगा तो मेहमान नवाजी नहीं होगी, तो they need to be killed. अब हमारे पास जो फेगोसिटिक WBCs हैं उनमें एग्जाम्पल्स आती हैं न्यूट्रोफिल्स की, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। बाकी 2 नाम तुम फटाफट से बता दो। एक न्यूट्रोफिल, व्हाट आर द अदर 2 सेल्स व्हिच आर फेगोसिटिक? Quickly in the chat box. In the chat box quickly let me know. और दूसरे कौन से 2 सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं? न्यूट्रोफिल की बात करूंगी सबसे पहले। न्यूट्रोफिल जो है सबसे पहले भागते हैं। जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा नहीं होता, जैसे हमारे घर में तो सिम्बा है, जैसे ही बेल बजी हम बाद में उठते हैं, पहले वो भागता है। यही हाल न्यूट्रोफिल्स का होता है। सबसे पहले कहते हैं कि मैं जाऊंगा खोल, मैं दरवाजा खोलूंगा, मैं इसको खाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स यस न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करेंगे। ये क्वेश्चन है। हाँ जी, आपने आंसर दे दिया कि और कौन से सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं? वन इज मोनोसाइट्स, वेरी गुड, एंड द थर्ड वन इज इन्हीं के फ्यूजन से बनने वाले मैक्रोफेजेस, राइट, वेरी गुड। चलिए, सो न्यूट्रोफिल्स जो है गाइस ये आपके फर्स्ट सेल्स हैं टू फेगोसाइटोस। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज अ PYQ, दिस इज अ PYQ। फर्स्ट सेल टू फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब देखो न्यूट्रोफिल की शक्ल तो तुम्हें थोड़ी याद होनी चाहिए कि एक WBC है।
ठीक है, इसको PMNL भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। ये मैंने तुम्हें सर्कुलेशन में भी पढ़ाया था, है ना। तो इसको PMNL भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, राइट। और इसके पास गाइस प्रेजेंट हैं बहुत सारे ग्रैन्यूल्स, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो ये हैं इसके बेसिक ग्रैन्यूल्स ब्लू कलर के, ये बेसिक ग्रैन्यूल्स हो गए। और इसके पास हैं एसिडिक ग्रैन्यूल्स जो रेड कलर में स्टेन होते हैं, पिंकिश स्टेन होते हैं, दीज आर एसिडिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना। सो दिस इज योर न्यूट्रोफिल। आसपास साइटोप्लाज्म तो चलो होगा ही। अब ये न्यूट्रोफिल देखो क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस करेगा। ये है आपका पैथोजन, ठीक है, देखो उसको एनगल्फ किया जा रहा है ये, और इसके साथ कौन फ्यूज हो रहा है, ये बन गई फूड वैक्यूल। सो दिस इज अ फूड वैक्यूल फेगोसोम, और फेगोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है गाइस यहाँ पे आपका लाइजोसोम प्रेजेंट होगा। दिस इज लाइजोसोम। तो दोनों फ्यूज होके क्या बना देते हैं, ये इधर से और ये इधर, ये दोनों फ्यूज होके बना देते हैं फेगोलाइसोसोम, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। नाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस पैथोजन। मुंह लटका हुआ ना उसका, क्योंकि ये मरने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज हाउ द पैथोजेंस आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? आर दीज ऑल पॉइंट्स क्लियर? सो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये इनके साथ फ्यूज हो जाएंगे, और इनमें इतनी और ये देखो ये ग्रैन्यूल्स भी हैं, ये ग्रैन्यूल्स भी हैं, ग्रैन्यूल्स भी इनके साथ फ्यूज हो रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स भी अंदर जाके फ्यूज हो रहे हैं। दे आर रिलीजिंग द केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। सो लाइजोसोम्स एज वेल एज ये ग्रैन्यूल्स, इनके अंदर किलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि इनको मारेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलिए। समझ क्या चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं हो रहा भाई? प्लीज फोकस। सब खबर रहती है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स शुड वी रिवाइज अ पर्टिकुलर चैप्टर? ये तो अगर 2021 के स्टूडेंट्स हो तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और सिर्फ वो पार्ट रिवाइज करो जो भूलते हो बार बार। अब बार बार पढ़ते मत रहो, ठीक है ना। जो पढ़ाना है वो तुम्हें हम 1 शॉट्स में पढ़ा रहे हैं, बट प्लीज फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस एंड उन्हीं चीजों को पढ़ो जहां पे तुम गड़बड़ करते हो, ठीक है, बस। और उस चीज को बार बार पढ़ो जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाती। क्लियर है? चलिए, so quickly take a screenshot guys. This was the first phagocytic cell called neutrophil, ठीक है। दूसरे जो हमारे पास सेल्स हैं वो हैं मोनोसाइट्स। अब तुम्हें पता है मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं सबसे बड़े WBCs, ठीक है। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है इनके पास, ग्रैन्यूल इनके पास होता नहीं है। सो दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म, सो बट इट हैज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे कौन गया? अगर न्यूट्रोफिल के बस की बात नहीं थी तो कौन गया? मोनोसाइट। मोनोसाइट के भी बस की बात नहीं निकली तो फिर कौन जाएगा? मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेजेस कैसे बनते हैं? ये मैक्रोफेजेस गाइस बनते हैं बाय फ्यूजन to form by the fusion of monocytes. So these monocytes will fuse to form this amoeboid shape, irregular shape का मैक्रोफेज। ये बन जाएंगे मैक्रोफेजेस। These are macrophages. ये सबसे बड़े हैं, और मैक्रो मतलब बड़े, फेज का मतलब फेगोसाइटोसिस करेंगे। ये मैक्रोफेजेस जो है गाइस ये अब 2 तरह के होते हैं। ये मैक्रोफेजेस अब 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ मैक्रोफेजेस तो आपके ब्लड के अंदर रहेंगे, इनको हम बोल देते हैं फ्री मैक्रोफेजेस। पढ़ा हुआ है हमने ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा दिया। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर मी नाउ, ठीक है। फ्री मैक्रोफेजेस कहां होंगे? इन द ब्लड स्ट्रीम, इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और दूसरे होते हैं फिक्स्ड। अब फिक्स्ड कहां मिलेंगे तुम्हें? टिश्यू के अंदर, क्योंकि भाई पैथोजन से लड़ने की जरूरत तो कहीं पे भी पड़ सकती है। तो फिक्स्ड कहां होते हैं? टिश्यू के साथ। सो दीज आर टिश्यू रेजिडेंट्स, दीज आर टिश्यू रेजिडेंट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर?
ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से टिश्यूज के साथ ये मिलने वाले हैं. सो वी हैव वेरियस एग्जांपल्स लाइक कफर सेल्स. फटाफट से बता दो कफर सेल्स कहाँ पे होते हैं, कफर सेल्स कहाँ होंगे. देन वी हैव ग्लायल सेल्स, देन वी हैव हाँ जी लैंगरहैंस सेल्स, हिस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स. ठीक है, और बता दीजिए. हाँ जी कफर सेल्स कहाँ पे आपने पढ़े थे, दीज आर फाउंड इन लिवर. ग्लायल सेल्स कहाँ पे होंगे ये भी बता दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है. तो ग्लायल सेल्स कहाँ पे होंगे, आपके ब्रेन के अंदर, है ना, ये ब्रेन में होंगे. लैंगरहैंस कहाँ पे मिलते हैं, स्किन के अंदर. मैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस की बात नहीं कर रही हूं, मैं लैंगरहैंस सेल्स की बात कर रही हूँ. आइल्स का मतलब ग्रुप होगा, दैट इज इन पैंक्रियास, ठीक है, जो हॉर्मोन्स बनाता है. ये सेल्स स्किन में पाए जाते हैं. हिस्टियोसाइट्स आपके कनेक्टिव टिश्यू में होगा. ऑस्टियोक्लास्ट ये आपकी बोन के अंदर होगा. ठीक है, डस्ट सेल्स, डस्ट कहां पे इकट्ठी होगी, लंग्स के अंदर, तो ये लंग्स के अंदर होंगे. फिर आपके मेसेंजियल सेल्स जो हैं ये होते हैं किडनी के अंदर. ठीक है ना, मेसेंजियल सेल्स these are in kidney. ठीक है, हैसल्स कॉर्पसल्स भी होते हैं जो स्प्लीन में मिलेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हो गए आपके अलग अलग तरह के फिक्स्ड मैक्रोफेजेस. क्लियर. अब एक लाइन नीचे लिखी है, WBCs शो अमीबॉइड मूवमेंट फॉर द डायापेडेसिस. अब होता क्या है कि ये जितने भी WBCs हैं ये टिश्यू से बाहर भी निकल सकते हैं, सॉरी कैपिलरी से बाहर भी निकल सकते हैं, है ना, आपने जरूर पढ़ा हुआ है ये. सो सी दिस इज योर ब्लड कैपिलरी, है ना, पतली सी वॉल है, और WBC को जैसे जरूरत पड़ती है वो इसमें से टेढ़ा मेढ़ा होके साथ निकल जाता है एंड टिश्यू के पास पहुंच के उसकी प्रोटेक्शन करता है. नाउ दिस इज नोन एज डायापिडेसिस, दिस इज नोन एज डायापिडेसिस. स्क्वीजिंग ऑफ WBC, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC. इज दिस पॉइंट क्लियर, ये सबको क्लियर है. डन है ये. कामरान यू आर एन चैंपियन बैच, फिर आपने ये जरूर डिटेल में मेरे साथ किया हुआ है. हाँ जी, आर दीज क्लियर, आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल. ठीक है, चलो आ जाओ गाइस, तो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट. तो अभी हमने 3 मैकेनिज्म्स कर लिए. 1 दैट वाज फीवर, सेकंड इंटरफेरॉन्स एंड थर्ड फेगोसाइटोसिस. थर्ड वाज फेगोसाइटोसिस. ये हमने सारा कर लिया है. स्क्रीनशॉट टेकन. ठीक है, चलो इसके बाद गाइज अब हमारे पास आता है फोर्थ मैकेनिज्म टू किल द पैथोजन एंड दैट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन. दिस फोर्थ मैकेनिज्म इज इन्फ्लेमेशन. ठीक है, नाम ही पहचान है ना, अब तो हम ये जान चुके हैं. इन्फ्लेमेशन का मतलब इनफ्लेम, फ्लेम का मतलब आग लगी हुई है, यहां पे भी आग लगी हुई है. एक तो फीवर में आग लगी थी, एक अब यहां पे लगेगी. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इन्फ्लेमेशन हम क्यों कहते हैं, चलो इन्फ्लेमेशन से पहले एक पिक्चर देख लो. ये हाथ सूजा हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ये सारा इन्फ्लेम्ड पार्ट है. ठीक है, या मच्छर काट जाता है तो वो बम्प बनता है ना मस्कीटो बाइट के बाद, वो गोल सा रेड सा, है ना, जिसमें बहुत खुजली होती है. दैट इज ऑल्सो अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेशन. क्या क्या सिम्टम्स हैं, कब कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होगी, उस जगह पे इन्फ्लेम यानी कि वहां पे हल्की गर्माहट होनी चाहिए, हीट जनरेट होनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर लोकलाइज्ड एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ताकि जो पैथोजन वहां पे है वहां पे मारा जा सके. बिल्कुल जैसे फीवर कॉज किया जाता है. ठीक है, लेकिन फीवर तो पूरी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा ना, दैट इज सिस्टेमिक. यहां पे जो हीट जनरेट की जा रही है जो टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है वो लोकलाइज्ड है. ठीक है, cause so warmth has to be generated in order to kill the pathogens in that region. दूसरा, उस जगह पे पेन होती है, पेन नहीं होगी तो इचिंग तो जरूर होगी. तो इन दोनों में से कोई एक सिम्टम तुम्हें वहां पे जरूर दिखता है. ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, मच्छर काटा स्वेलिंग हो गई, ये देखो उंगली में कैसे स्वेलिंग आ रखी है, एंड ऑल्सो रेडनेस आ चुकी है. ठीक है, यहां पे भी, और जब मच्छर काटता है वहां पे भी. तो जब किसी भी टिश्यू में तुम्हें ये चारों सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं,
हम कहते हैं कि वो टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम्ड है। सो दीज आर द 4 क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इज दिस क्लियर? अब तुम कहोगे कि हीट का कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, हो सकता है ना, कोई बात नहीं, बट ये 3 चीजें तो तुम्हें क्लियरली नजर आएंगी। पेन तो होगी, ठीक है, दबाओगे तो स्वेलिंग वाली पेन हो सकती है, या मच्छर काट गया तो वहां पे इचिंग हो सकती है, swelling and redness. Are these points clear? So these are the 4 main symptoms of inflammation. Is this point clear? ठीक है ना? आर्थराइटिस की पिक्चर ये बिल्कुल नहीं है। कहीं चोट लग जाए, है ना, तो हड्डी में चोट लग जाए तो भी वहां स्वेलिंग हो जाती है, तो बिल्कुल हो सकता है आर्थराइटिस। यस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। कभी भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम नाम के पीछे आइटिस लगा देते हैं, हम नाम के पीछे आइटिस लगा देते हैं, और आगे टिश्यू का नाम और टिश्यू का नाम और पीछे क्या लगा देंगे? आइटिस। टिश्यू का नाम और पीछे क्या लगा देंगे? आइटिस। जैसे कि आर्थराइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक है, गैस्ट्राइटिस, राइट? तो आइटिस जरूर आएगा। कंजक्टिवाइटिस, कुछ भी लगा लो, यूरेथराइटिस, सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, आइटिस आ गया तो चुपचाप सोच लेना कि इन्फ्लेमेशन है। किसकी है? वो नाम पहले जुड़ा होता है। यहां इन्फ्लेमेशन आर्थ्रोस की हो रही है, आर्थ्रोस मींस जॉइंट्स की। हेपेटाइटिस, हिपैट वर्ड इज फॉर लिवर, गैस्ट्रो वर्ड इज फॉर स्टमक की इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे कंजक्टाइवा, आई का जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग है सबसे बाहर, कंजक्टाइवा, जिसको आई फ्लू भी बोलते हो, वो भी इन्फ्लेमेशन है। स्किन की इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस, आर यू गेटिंग दिस? नजला जुकाम हो गया, कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस, नेजल एपिथेलियम की इन्फ्लेमेशन, आर यू गेटिंग ऑल दिस? तो आइटिस वर्ड क्या सिग्निफाई करता है? यू मीन इडीमा। सी स्वेलिंग को, हाँ, स्वेलिंग को हम इडीमा बोलते हैं, अभी बहुत सारे नाम बताऊंगी मैं। दिस इज कॉल्ड इडीमा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये लोकलाइज्ड वार्मथ इंक्रीज किया जाता है, लोकलाइज्ड वार्मथ। और क्यों किया जाता है? तो अभी पता है, टू किल द पैथोजेंस। अब ये जो 4 सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, ये क्यों जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए हमें इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म समझना होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, फटाफट से ये 4 सिम्टम्स का ये स्क्रीनशॉट लो एंड देन वील स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। आयत पूछ रही है पैरोटिड ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलोगे? तो पेरोटाइटिस, मम्प्स जिसको बोल देते हो, पेरोटाइटिस, ठीक है, सिंपली वी कॉल इट मम्प्स। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल डन? प्रोस्टाइटिस, यस, प्रोस्टाइटिस भी होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, प्रोस्टाइटिस, ठीक है ना? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, पैरोटिड ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, प्रोस्टेट की हो गई, क्लियर हो गया सबको? या प्रोस्टाइटिस, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की हो गई। आइटिस आया है तो इन्फ्लेमेशन होगी। सिस्टाइटिस वर्ड यूज करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन के लिए। यूरेथ्राइटिस, वेजिनाइटिस, ये सारे नाम तुमने पढ़े हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन? चलो, स्क्रीनशॉट टेकन, कूल। अब आ जाओ गाइस, अब हम बात करेंगे इसकी, एक सेकेंड, हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। ठीक है, आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन हियर। अब देखो इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। सी बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? सी हियर, मुझे कट लगा, ठीक है, मुझे कट लगा तो खून तो चलो बाहर बहेगा ही, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट जब कट लगा तो एक रास्ता खुल गया, एक पोर्टल खुल गया है जिसमें से पैथोजेंस अंदर जा सकते हैं, है ना?
जब दूसरी दुनिया के प्राणी आते हैं तो मूवीज तुम देखते हो ना कि पोर्टल खुलता है, तो ऐसे हमें जब चोट लगी तो एक पोर्टल खुल गया और पैथोजेंस अंदर जा सकते हैं, है ना। अब अगर पैथोजेंस अंदर जाएंगे तो कुछ गड़बड़ भी करेंगे, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब भी किसी टेररिस्ट ग्रुप का इन्फिल्ट्रेशन होता है हमारे अंदर, तो हमारी फौज भी तो वहीं पे पहुंचेगी ना। नो डाउट ऑलरेडी होती है वहां पे, लेकिन और ज्यादा वहां पे सैनिक तैनात किए जाते हैं। सो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो गाइस, जैसे ही टिश्यू इंजरी हुई, जैसे ही टिश्यू इंजरी होती है, उस टिश्यू के आसपास रहने वाले जो बेजोफिल्स हैं या जो मास्ट सेल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं। बेजोफिल्स या मास्ट सेल्स रप्चर, ठीक है ना। जो सेंसिटिव सेल्स चोट लगी तो ये रप्चर हो गए। नाउ बेजोफिल्स या मास्ट सेल्स ये रप्चर होके क्या रिलीज करते हैं? एंड दे सिक्रीट 3 थिंग्स। दीज मास्ट सेल्स का हमने पढ़ा था कि ये क्या क्या सिक्रीट कर सकते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, ठीक है। ये 3 चीजें सिक्रीट करते हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुकी हूं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। मुझे यहाँ पे जो रोल देखना है हिस्टामिन का देखना है, तो मैं बाकी यहाँ पे अभी नहीं लिख रही हूं। नाउ सी, बेजोफिल्स दे रप्चर एंड दे सिक्रीट हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन कांड करेगा, दिस इज हिस्टामिन, क्लियर। अब ये हिस्टामिन क्या क्या कर सकता है? सी, ये जो हिस्टामिन है, नंबर 1, इट इज अ वेजोडाइलेटर। नाउ लिसन, इट इज अ वेजोडाइलेटर, ठीक है। अगर ये वेजोडाइलेटर है तो वेसल्स को यानी कि खोल देगा। वेसल्स जब डायलेट हो जाएंगी तो उससे अब देखो क्या क्या होना है। जो वेसल्स डायलेट हो रही हैं गाइस, तो वेसल्स के डायलेट होने से नंबर वन मोर ब्लड विल फ्लो, मोर ब्लड फ्लोज टू द एरिया या साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। इंजरी डजंट मीन कि तुम गिर गए और तभी चोट लगी है। इंजरी इज एनीथिंग, ठीक है। कोई तुम्हें काट गया तो वो भी इंजर ही करके गया है। सो हिस्टामिन रिलीज हुआ, ब्लड ज्यादा फ्लो होने लगेगा उस साइट ऑफ इंजरी को। क्यों वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो किया जाएगा? क्योंकि ब्लड के साथ ही वहां पे WBCs ने भी पहुंचना है, ठीक है ना। तो वो रास्ता क्यों खोला गया? ताकि ज्यादा सैनिक वहां पे भेजे जाएं। पर जब ज्यादा ब्लड वहां पे फ्लो कर रहा है तो वो उस एरिया में क्या हो जाएगी? दिस लीड्स टू रेडनेस, दिस लीड्स टू रेडनेस। ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, मोर ब्लड फ्लोज टू द साइट ऑफ इंजरी, दिस लीड्स टू रेडनेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? मोर ब्लड फ्लोज कॉजिंग रेडनेस, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्लियर। दूसरा, जब वो वेसल्स डायलेट होती हैं गाइस, तो वेसल्स के डायलेट होने की वजह से अब डायापिडेसिस भी इनहैंस हो जाएगा। डायापिडेसिस भी इनहैंस कर दिया जाता है। डायापिडेसिस इनहैंसेस, ठीक है। डायापिडेसिस तुम्हें पता क्या है? अभी मैंने बताया था, ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें से आपके जो WBCs हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं और साथ में प्लाज्मा भी बाहर आना शुरू हो जाता है। कहां पे आना शुरू हो जाता है? टिश्यू के आसपास। ये टिश्यू है, टिश्यू के आसपास WBCs भी आ रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइट, है ना, क्योंकि पोर्टल ओपन हो गया है। और ये है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा इज नथिंग बट, नॉट नथिंग बट, या एटलीस्ट प्लाज्मा हैज अराउंड 90 से 92% वाटर, है ना। तो अब टिश्यू के आसपास गाइस जब भी पानी इकट्ठा होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब डायापिडेसिस होगा तो डायापिडेसिस के अंदर क्या हो रहा है? डायापिडेसिस के अंदर WBCs एंड प्लाज्मा ओजेस आउट। और जब प्लाज्मा बाहर आएगा, टिश्यू के आसपास पानी इकट्ठा होगा, दिस इज गोइंग टू लीड टू स्वेलिंग और इडीमा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो 2 चीजें तुम्हें समझ में आ गई कि 4 जो क्लिनिकल सिम्टम्स हमने किए हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, ये क्यों हो रही है? रेडनेस क्यों हो रही है? ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है। स्वेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जब डायाबिडासिस एनहांस किया गया, WBCs निकलेंगे ना, उस जगह पर पहुंचेंगे, तो उसके साथ साथ प्लाज्मा में तो निकल सकता है, और प्लाज्मा में पानी है, टिश्यू के आसपास पानी भरेगा तो स्वेलिंग आएगी। इज दिस क्लियर? ऑल्सो गाइस, ये जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन साथ ही साथ आपके अंदर पेन रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स पेन रिसेप्टर्स कॉजिंग पेन।
ठीक है, एंड ऑल्सो इट विल जनरेट वॉर्म, और वॉर्मथ से क्या होना है, टू किल द पैथोजेंस। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो ये सारे रोल्स हैं हिस्टामिन के, ये सारे रोल्स हैं हिस्टामिन के। तो इससे पेन हो रही है और इसकी वजह से ये हीट जनरेट की गई है, वार्म जनरेट किया गया है टू किल द पैथोजेंस। समझ में आया? तो अब तुम देखो कि इसमें ओवरऑल जो सारा का सारा किया धरा है वो किसका किया धरा है, हिस्टामिन का। किसका किया धरा है, हिस्टामिन का। सो हिस्टामिन इज द मेन कॉज बिहाइंड इन्फ्लेमेशन, हिस्टामिन इज द मेन कॉज बिहाइंड इन्फ्लेमेशन, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन के ये चारों सिम्टम्स हमने देखे, रेडनेस क्यों हो रही है, स्वेलिंग क्यों आ रही है, पेन कैसे हुई और हीट कैसे हुई। तो मेन कॉज कौन है इसका, मेन कॉज इज हिस्टामिन, ठीक है, इज हिस्टामिन। पॉइंट क्लियर? ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज हिस्टामिन, राइट? Inflammation also like necessary evil? Yes, inflammation is also like necessary evil, क्योंकि वहां पे अपने टिश्यूज भी डैमेज होंगे, पक्की बात है भाई। कुछ भी कह लो, लड़ाई ना ही हो सबसे अच्छी ऑप्शन है, सबसे अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो जीत किसी की भी हो, पर मरते तो दोनों तरफ के लोग हैं, हमारे भी सैनिक शहीद होते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे टिश्यूज भी बिल्कुल डेफिनेटली डैमेज होंगे। एंड यस, हिस्टामिन इज द मेन विलन ऑफ दिस स्टोरी, है ना। ये जो छोटी सी लड़ाई है ये किसकी वजह से हुई है, हिस्टामिन की वजह से हुई है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। अब गाइज, अगर ये हिस्टामिन की वजह से हुई है तो इसका मतलब हिस्टामिन को रोकना भी पड़ सकता है ना, हिस्टामिन को रोकना भी पड़ सकता है। अब हिस्टामिन को रोकने के लिए कौन आएगा फिर, सेरोटोनिन, इट सिक्रीट्स हिस्टामिन। थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, याद रख लेना, ठीक है। अब हिस्टामिन को रोकने के लिए अब दवाई जो तुम लोगे तो वो कौन सी होगी, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो सिंस दिस इज द मेन कॉज, सो ट्रीटमेंट में हम क्या लेते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है। सो ट्रीटमेंट यहां पे लिख रही हूं, सो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। सिट्राजिन सबके घर घर में पाई जाने वाली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्लियर। सेरोटोनिन इज डेफिनेटली एंटागनिस्टिक, तो जब आपके अंदर इन्फ्लेमेशन से काम हो गया तो नेचुरली फिर सेरोटोनिन है जो उसको एंटागनाइज करेगी। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, हो गया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ऑल द पॉइंट्स आर डन हियर एज वेल एज दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर है सबको? ठीक है। रुपंजन, बच्चे बायोमोलिक्यूल्स की क्लास कल आएगी ना, तो पहले जो करवा रहे हैं ये कर लो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? चलिए, तो गाइज हमने देखो अभी तक क्या क्या कर लिया है। आ जाओ, देखो हम सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस। सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस में फीवर की बात हो गई जिसमें बॉडी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन अभी अभी मैंने बताया, डन। किसकी वजह से हो रहा है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जरूर याद रखना है, ठीक है। और इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स मैंने बता दिए थे कि एक का नुकसान हो गया तो दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे। दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक केटी, है ना। तो और फिर हमने बात की है फेगोसाइटोसिस की, अंदर आएगा बिना पूछे बिना बुलाए, ठीक है, और उसको मार दिया जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस करने के लिए हमने न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, 3 तरह के सेल्स देखे हैं और ये इसी ऑर्डर में काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि किस ऑर्डर में फेगोसिटिक सेल्स एक्ट करते हैं। तो नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 इट इज मोनोसाइट्स, नंबर 3 इट इज मैक्रोफेजेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो नीर एक सेकेंड, अभी रिपीट हो जाएगा। एंड देन वी हैव एनके सेल्स। तो अब हमने 2 और मैकेनिज्म्स करने हैं। वन इज एनके सेल्स एंड थर्ड इज फिफ्थ इज एनके सेल्स एंड सिक्स्थ इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। चलो अभी तक जो किया है उसका क्विक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये था फीवर, ठीक है, फीवर को ठीक करने के लिए एंटीपायरेटिक्स, ये इसका मैकेनिज्म। ऑल डन?
एंड 2021 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनाइए ना हिमांशु। ये तो यार तुमने बेइज्जती कर दी बहुत। हम यहाँ पे रोज सुबह उठ उठ के आपकी क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, और तुम कह रहे हो अभी स्टार्ट कीजिए। सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। 1-2 दिन की बीच में ब्रेक आ गई है, अदरवाइज कल नहीं हो पाई क्लास, आज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अदरवाइज रोज 3-3 क्लासें हो रही हैं गाइस आपकी, स्पेशल क्लास जिसमें हम इतने इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात कर दी। आ रहे हो तुम हिमांशु उस क्लास में? नहीं आ रहे हो तो जल्दी से लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फॉलो करो ताकि जब जब क्लास हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू जिया। है ना, मॉर्निंग में होती है, दोपहर को होती है, कई बार रात को भी होती है। चलो, तो ये था तो नहीं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। हाय देव। चलो अब गाइस मैं आपको बताने लगी हूं नेक्स्ट मैकेनिज्म, नेक्स्ट थिंग, दैट इज NK cells. Now listen, what are these NK cells? NK stands for natural killer cell. Natural killer cells. NK cells. ठीक है। Now listen, NK cells क्या होते हैं? NK cells guys lymphocytes होते हैं. These are type of lymphocytes. These are type of lymphocytes. देखो, वैसे तो lymphocytes का नाम आएगा आपके 3rd लेवल ऑफ डिफेंस में, इम्यून सिस्टम में, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, ठीक है। अभी इसके बाद शुरू करेंगे हम, आज ही शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वो लिम्फोसाइट्स हैं जो अभी स्पेसिफिक नहीं हुए, जो अभी स्पेशलाइज्ड इन्होंने नहीं किया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी कि जो किसी भी पैथोजन के अंदर भेदभाव नहीं करती है। नाउ सी, तो ये जो NK सेल्स हैं, ये ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं, वो नॉट स्पेशलाइज्ड, ठीक है। लेकिन इनकी भी कुछ खास चीज है। नाउ सी, दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। इनमें कोई स्पेसिफिसिटी अभी जनरेट नहीं हुई, बट इनके अंदर बहुत स्पेशल ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि देखो सिक्रीट क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस TNFs. They secrete TNFs. Now what is this TNFs? TNFs stand for tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor, इसको हम बोलते हैं NK cells. Is this clear? Now what is this necrosis thing? ट्यूमर, तुम्हें पता है ट्यूमर का मतलब जहां पे गांठ बन जाए, है ना। जब अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल्स बन जाता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से, तो उसको हम क्या कहते हैं? गठे, है ना, गठे बन जाना। ये अगर ज्यादा बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा तो कैंसर कहलाएगा। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? ट्यूमर की। तो भाई मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी में बहुत बार अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती रहती है, एरर्स होते रहते हैं, ठीक है। बट ऑल दोज एरर्स दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द इम्यून सिस्टम। तो मैं तभी कह रही हूं कि हमें इम्यून सिस्टम की ना अहमियत या तो अब कोविड में जाके समझ आई है, या फिर तब समझ में आती है जब हमें कोई बीमारी होती है ना। तो नॉर्मली भी हमारे अंदर ये ट्यूमर्स बनते रहते हैं, but they are taken care of by all these immune system के mechanisms, and here we are talking about TNFs, tumor necrosis factor. necrosis का मतलब क्या होता है? जो डैमेज करे, जो सड़ा दे। तो ट्यूमर को सड़ाने वाला फैक्टर जो है that is TNFs. कौन बनाता है? आपके NK cells. So these tumor necrosis factors, TNFs, these what are they going to do? They're going to destroy the tumorous growth in body. Destroys the tumorous growths in body. Tumorous growth in body. So that is taken care of by a NK cells. Are these points clear? इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। Is this point clear? हलीमा, DPP के क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम पे नहीं आते, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, आपने कोई और तो नहीं ज्वाइन कर रखा? हाँ, और तो कोई ज्वाइन नहीं कर रखा। बहुत सारे लोगों ने नाम चुरा लिया था नीट स्टार। तो लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करना है, बाकी फालतू के नहीं, ठीक है जी। तो वहां पे हर रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे। अभी देखो क्वेश्चंस पूछेंगे, आज तो हमने क्वेश्चंस करने हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल?
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट टेकन। लास्ट मैं आपको करवाने लगी हूं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाउ लास्ट जो हम सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस की बात करेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाउ लिसन, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये सिर्फ सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस का पार्ट नहीं है, ये सेकेंड और थर्ड दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है ना, तो मैं यहीं पे तुम्हें करवा रही हूं। सो नंबर वन थिंग, इट कनेक्ट्स, चलो कोई बात नहीं, मैम भूत बन जाएगी लेकिन बोर्ड बहुत अच्छा नजर आएगा। ठीक है ना, लाइट जाने का एक तो अलग ही कमाल हो जाता है कि बोर्ड बहुत अच्छा नजर आता है, देखो अलग ही लेवल का। तो देखो कनेक्ट्स योर फर्स्ट कनेक्ट्स योर नॉन स्पेसिफिक, लो जी लाइट आ गई, स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपकी नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी को कनेक्ट करेगा। कैसे करेगा, लेट्स सी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक चीज याद रखना, इसमें कोई सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें कोई सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। इट्स अ नॉन सेलुलर मैकेनिज्म, इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर लड़ेगा कौन? लड़ने के लिए हमारे पास 30 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो 30 प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, हमें उनमें से किसी एक भी प्रोटीन का नाम नहीं करना है। ठीक है, सो कनेक्ट्स नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन सेलुलर मैकेनिज्म है और इसमें 30 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये 30 प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे फॉर्म अ मैक, दे फॉर्म अ मैक, दे फॉर्म अ मैक। अब ये कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं है या कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस मैक? दिस मैक स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो 30 प्रोटीन्स हैं ये एक मेम्ब्रेन पे अटैक करने वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब जरा समझो कैसे। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये मैं एक मेम्ब्रेन बना रही हूं, दिस इज योर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, दिस इज योर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन्स अटैक करेंगे। अच्छा, ये किसकी मेम्ब्रेन है? मान लो कि ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, किसी पैथोजन की मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटीन्स जो है, ठीक है, ये जो 30 प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे, ये इस तरह से आके इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोर जनरेट कर देते हैं एक कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, यानी बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे और ये इन्होंने क्या बना दिया है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जिस वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे एक होल जनरेट हो गई है, यहाँ पे एक होल जनरेट हो गई है और इस होल के थ्रू गाइस, इस होल के थ्रू वाटर अंदर जाएगा, उसके अंदर भरेगा पैथोजन के अंदर पानी, और पानी जब भर जाएगा तो पट के मर जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बाय दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन पे डाके अटैक करते हैं। अब अलग अलग मेम्ब्रेन्स तो अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, हमें इतनी गहराई में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लेना। इसके पाथवेज होते हैं, ठीक है ना, टाइप 1, टाइप 2, क्लासिकल एंड ऑल। आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू आर गोइंग थ्रू सम बुक्स, आपके पास कोई रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें नाम दिए होंगे, आई एम श्योर, आपको नहीं करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वेयर यू मस्ट स्टॉप। क्लियर? सो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक किया गया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया ऑफ प्रोटीन्स, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोला गया। पानी अंदर भरेगा, वो स्वेल करेगा एंड इट विल बर्स्ट एंड डाई। सो वाटर गोज इन, इट बर्स्ट्स एंड डाइज। Is this point clear? Is this point clear? हाँ जी, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? यस, पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्लियर है? डन? सबको क्लियर हो गया? चलें आगे। सो गाइज, इसके साथ हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, और नॉन स्पेसिफिक के बाद अब हम आ रहे हैं आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे। यानी कि पैथोजन को, देखो वापस से बैटल फ्रंट पे चलते हैं। क्या हो रहा था? फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस का काम क्या था? पैथोजन को अंदर
घुसने मत दो, ठीक है। पैथोजन को अंदर, दुश्मन को अंदर घुसने मत दो। अंदर घुस गया तो मारने के हमने आज बहुत सारे तरीके देख लिए, मार दिया जाएगा, ठीक है ना, छोड़ दिया जाएगा नहीं, सिर्फ मार दिया जाएगा। अच्छा, अब दुश्मन भी तो कुछ तैयारी के साथ आया ना, तो दुश्मनों ने भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने भी ऐसे कई मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए हैं जिससे वो हमारे इम्यून सिस्टम से बचते बचाते आगे भागते जाते हैं और टिश्यू पे अटैक करने के लिए पहुंचते जाते हैं। और मैंने स्टार्ट कैसे किया था, आई टोल्ड यू बॉडी एक खजाना है और तुम्हें इसको बचाना है। तो अभी इन 2 लेवल से तो ये बचाई नहीं गई, तो अभी जो पैथोजन है, जो दुश्मन है, वो खजाने की ओर बढ़ता जा रहा है, टिश्यूज की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अब गए जरूरत पड़ेगी, अगर इस जनरल से नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से बात नहीं बन रही तो अब इम्यून सिस्टम को खड़ा होना पड़ेगा, अब इम्यून सिस्टम को आना पड़ेगा सीन में और उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी दुश्मन के हिसाब से। अब एक जनरल रिस्पॉन्स से तो भाई दुश्मन कंट्रोल आ नहीं रहा, और हर दुश्मन के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ऑल्सो द स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज नोन एज द इम्यून सिस्टम, द इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसको इम्यून सिस्टम भी कहेंगे। अच्छा, ऑल्सो वी कैन कॉल इट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वी कैन कॉल इट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है गाइस, इसको एक्वायर्ड क्यों बोला है, क्योंकि दुश्मन के कांटेक्ट में आने के बाद ही तुम इसको डेवलप करते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? हमारा एसी क्यों खराब हो गया? चलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब देखो इसके फीचर्स क्या क्या है। नंबर 1 फीचर इज कि ये स्पेसिफिक होता है, सो इट विल वेरी, द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम वन पैथोजन टू अनदर। सैल्मोनेला टाइफी के लिए अलग डिफेंस लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स लॉन्च किया जाएगा, और माइकोबैक्टीरियम के लिए अलग, हर वायरस के लिए अलग अलग, हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग। इसी को कहते हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। सो द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम पैथोजन टू पैथोजन, पैथोजन टू पैथोजन, ठीक है। डाइवर्सिटी, जितने पैथोजेंस होंगे उतने अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस बनेंगे। सो डाइवर्सिटी, ठीक है। सो इट देयर इज अ ह्यूज वैरायटी, इसको डाइवर्सिटी कहेंगे। मेमोरी, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, ये मेमोरी बहुत ही स्पेशल पॉइंट है हमारे स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। दुश्मन से एक बार कांटेक्ट में आने के बाद, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने के बाद, उस दुश्मन को याद रखा जाता है, चाहे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर ताजिंदगी, लेकिन उसको याद रखा जाता है कि हाँ ये दुश्मन पहले भी आया था। ओवर टाइम चलो हम दुश्मनी भूल जाएं वो बात अलग है, लेकिन कुछ दुश्मनों के लिए हम दुश्मनी कभी नहीं भूलते हैं, isn't it? तो कुछ दुश्मनों को हमेशा याद रखा जाएगा, कुछ को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो ये मेमोरी जनरेट जरूर होती है, कैसे होती है वील सी इट ऑल, ठीक है, लेकिन मेमोरी जनरेट जरूर होती है। दिस इज वेरी स्पेशल पॉइंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसी वजह से हम वैक्सीन्स की हेल्प से अपने आप को बीमारियों से बचाते हैं। कैसे, क्यों, ये सब बातें होंगी, पर ये याद रखना, ये मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत स्पेशल फैक्टर है। अगर ये मेमोरी वाला फीचर ना होता हमारे इम्यून सिस्टम का, तो शायद हम कभी भी वैक्सीन्स की हेल्प से अपने आप को बीमारियों से पहले ही अपने आप को बचा नहीं पाते, ठीक है। ये कोविड की वैक्सीन या फिर 2 बूंद जिंदगी, ये हमें कोई फायदा ना करती अगर हमारा इम्यून सिस्टम याद ना रखता, ठीक है। कैसे याद रखता है, वील सी इट ऑल। ऑल्सो गाइस, 4th कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये बहुत समझदार है, ये जानता है कि कौन सा अपना सेल है, कौन सा बाहर वाला है। सो इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर ये फीचर हमारा इम्यून सिस्टम भूल जाए तो वो अपने ही सेल्स पे भी अटैक कर लेता है। ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसको ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हो, पढ़ेंगे हम। लेकिन फिलहाल हम एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, इट कैन डिस्टिंग्विश, इट कैन डिफरेंशिएट हु इज अपना और हु इज पराया, ठीक है ना। तो बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो जो बाहर से आएगा उसको मारेगा, कैसे पता लगेगा कि भाई ये अपना नहीं है, है ना।
कौन कौन सी चीजें होती हैं, विल सी इट ऑल। क्लियर है इतना? सो दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स पे आने से पहले गाइस आई वांट कि तुम्हें एक बहुत ही सिंपल से तरीके में पहले समझाया जाए कि भाई चल क्या रहा है अंदर। ठीक है, अब दुश्मन अंदर आ चुका है, ठीक है, बैरियर्स रोक नहीं पाए और जो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस था वो उनको मार नहीं पाया, तो अब स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। अब जरा सुनना पूरी स्टोरी, ठीक है ना, पूरी स्टोरी जैसे सीआईडी वाले सीरियल्स में चलती है ना स्टोरी, बिल्कुल वैसे ही चलने वाली है। नाउ लेट्स फोकस हियर। देखो, ये हमारे पैथोजेंस है, ये हमारे पैथोजेंस है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब क्या किया जाता है जब दुश्मन कंट्रोल में ना आए तो हम क्या करते हैं कि भाई उनका एक बंदा पकड़ लो, एक बंदा जिंदा पकड़ लेना है, उससे फिर उगलवाना है कि हाँ भाई बता अगला तेरा स्टेप क्या होगा, है ना। तो ये जो चीज है यही हमारे अंदर भी चलनी है। अब हमने क्या करना है, हमने पैथोजन का एक बंदा खिसका लेना है, एक पैथोजन को खिसका लेना है और फिर उसको मार मार के पीटेंगे, ठीक है, मींस पूछेंगे कि भाई चल क्या रहा है, आगे स्ट्रैटेजी क्या है, तो फिर उससे उगलवाने के बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब देखो, सो पैथोजेंस बहुत सारे हैं, लेकिन अब इन पैथोजेंस में से किसी एक पैथोजन को हमने पकड़ लेना है, ठीक है। तो पकड़ने कौन जाएगा, हमारा मैक्रोफेज। सो दिस इज मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज गया और इसने एक पैथोजन को पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ने के बाद जब इनगल्फ कर लिया तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। सो दिस इज पैथोजन, और पैथोजन को इनगल्फ करने के बाद क्या बन रहा है, ये क्या बन गई है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम। दिस इज द फूड वैक्यूल, फेगोसोम। अब तुम्हें ये भी पता है कि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे लाइजोसोम्स। सो ये उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दीज आर द लाइजोसोम्स, है ना। ये लाइजोसोम्स और फेगोसोम फ्यूज हो जाते हैं, दे फ्यूज, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा, फेगोलाइजोसोम। नाउ सी, ये हमारा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज और का फेगोसोम और लाइसोसोम फ्यूज होके क्या बन गया, फेगोलाइसोसोम। क्या बन गया, फेगोलाइसोसोम। अभी मैंने बताया था न्यूट्रोफिल के केस में भी। तो तुम सोच रहे होगे कि भाई ये भी तो फेगोसाइटोसिस ही कर रहा है ना, तो फिर स्पेशल क्या है, तो देखना अभी स्पेशल क्या हो रहा है। सो ये लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये हमारा फेगोसोम जिसको नष्ट कर दिया गया है, ये सारा इसके हमारे जो पैथोजन साहब अंदर आए थे उनको मार दिया गया है। अब ध्यान देना, यहां पे गाइस सी यहां पे जो जो हमारा पैथोजन है उसको इस तरह से मारना है कि फेगोसोम के ऊपर जो स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम आने वाले हैं, ये प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजेंस। इनको क्या बोलते हैं, एंटीजेंस, एजी, ठीक है। तो ये जो पैथोजन के ऊपर स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, एंटीजेंस, इनको किसी तरीके से इसके अंदर इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि ये डिस्ट्रॉय ना हो। इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। तो ये मैक्रोफेज क्या कर रहा है कि ये जो एंटीजेंस हैं उनको मेम्ब्रेन, उनको वैक्यूल के अंदर वाली साइड पे एक्सप्रेस कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है। सो दीज एंटीजेंस आर प्रोसेस्ड इन सच अ वे कि वो अंदर वाली साइड पे प्रोसेस कर लिए जाते हैं। नाउ सी वेरी केयरफुली, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या होना है, अब देखो ये जो वैक्यूल है अब ये जाके फ्यूज करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और सारा का सारा गंद बाहर फेंक देगी। तो क्या होना है, ये रहा हमारा ये जब इसके साथ फ्यूज हुई, तो फ्यूज होने के बाद गाइस ये जब इसके साथ फ्यूज हो जाएगी तो जो अंदर थे एंटीजेंस, दीज आर एक्सप्रेस्ड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज।
और बाकी का जितना भी सेल डेब्रिस था वो सारा एक्सोसाइटोसिस कर दिया गया। लेकिन एंटीजन को मैक्रोफेज ने अपने सर के ऊपर बिठा लिया है, अपने ऊपर एक्सप्रेस कर लिया है। बात समझ में आई है? सो दिस मैक्रोफेज विद एंटीजन ऑन द सरफेस, ठीक है, एंटीजन ऑन सरफेस इज नोन एज, इसको स्पेशल नाम दिया जाएगा। अब इसको बोला जाता है APC। इसको क्या बोला जाता है? APC। ये बड़े अब ध्यान से सुनते जाओ। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक बार फिर से बताती हूं, ये पैथोजन है। पैथोजन के ऊपर गाइस कुछ ना कुछ प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के नहीं है, जो फॉरेन है, और उनको हमने क्या बोल दिया? एंटीजन। क्या होते हैं ये? फॉरेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स। जनरली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचानता, वो क्या है? एंटीजन है। इज दिस क्लियर? अब मैक्रोफेज गया, पैथोजन को एनगल्फ किया, और इस तरह से पैथोजन को तोड़ना मरोड़ना है कि जो एंटीजेंस हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, रादर वो मेम्ब्रेन के वैक्यूल के अंदर वाली साइड पे एक्सप्रेस हो जाए। अब ये जो चीज है ये फ्यूज होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो एंटीजेंस को एक्सप्रेस कर दिया जाता है यहां पे ऑन द सरफेस ऑफ macrophage. Now such macrophage which is expressing antigen on its surface, ऐसे macrophage को हम बोलते हैं APC, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ऐसा सेल जो एंटीजन को अपने सर पे लेके घूम रहा है उसको क्या कहेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और अ मैक्रोफेज। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी, अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अब जो मैक्रोफेज अपने सर पे एंटीजन को लेके घूम रहा है उसको क्या बोल देंगे? उसको क्या बोल देंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर हुआ? अब इस मैक्रोफेज का काम क्या है? ये जो एपीसी है, ये जो मैक्रोफेज है गाइस, अब ये मैक्रोफेज जाता है एक बड़े स्पेशल सेल के पास जिसका नाम है टी हेल्पर सेल। इस सेल का नाम क्या है? टी हेल्पर सेल। ये देखो, ये टी हेल्पर सेल है, ठीक है। ये टी हेल्पर सेल क्या होता है? ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना आप। देखो, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के अंदर यहां पे अब ये क्या हो रहा है? हाँ जी, तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर गाइस दो तरह के सेल्स होते हैं। वन इज लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड दूसरे ये मैक्रोफेजेस या एपीसीज, ये एपीसीज। तो अब एपीसी और लिम्फोसाइट्स ये मिलके इनकी जुगलबंदी होनी है और हमें हमारा इम्यून सिस्टम बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ सी हियर। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया, यानी वो सेल जो अपने सर पे एंटीजन को लेके घूम रहा है। अब ये किसके पास जाएगा? ये एक लिम्फोसाइट के पास जाएगा। अब ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं ये मैं तुम्हें सब बताऊंगी, ठीक है, लेकिन इसका नाम याद कर लो। इस सेल का नाम क्या है? टी हेल्पर सेल। दिस इज टी हेल्पर लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट की एक टाइप होती है। अब इसका रोल क्या है गाइस? ये टी हेल्पर सेल मैनेजर्स हैं इम्यून सिस्टम के, यानी ये सब देखने वाले हैं कि अच्छा कौन क्या कर रहा है, किससे क्या काम करवाना है। मैनेजर का काम क्या होता है? यही तो होता है ना, दूसरों को काम बांटना, उसको बोलना कि हाँ भाई तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये ड्यूटी है, और सर पे बैठ के देखना, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है टू ऑर्गेनाइज। तो ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स जो हैं, ठीक है, ये एपीसी इसके पास, इस मैनेजर के पास जाएगा, ठीक है। ये मैक्रोफेज जो है, ये एपीसी जो है, ये किसके पास जाएगा? टी हेल्पर के पास, ठीक। टी हेल्पर सेल को बोलता है कि लो भाई ये है हमारा असली दुश्मन। देखो अभी तक चल क्या रहा है? दुश्मन पकड़ में नहीं आ रहा, हमने उनका एक बंदा पकड़ लिया, एक बंदे को हमने पीटा, बहुत मारा, उससे उगलवाया। क्या उगलवाया? एंटीजेंस। क्योंकि असली चीज क्या है जिसके अगेंस्ट बीमारी, जो बीमारी कर रहा है? एंटीजन, ठीक है। तो हमने वो उससे राज उगलवाया, और उगलवाने के बाद ये एंटीजन, ये राज जाके किसको बता दिया? लिम्फोसाइट को, जो मैनेजर है। अब ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब ये मैनेजर क्या करता है? नाउ लिसन। तो इस हेल्पर सेल ने क्या करना है? इस हेल्पर सेल ने पहले तो इसके साथ अटैच होना है। नाउ सी हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो दिस हेल्पर सेल is going to attach,
तो ये और ये इस तरह से फ्यूज होके देखो क्या बन जाते हैं। तो इधर से बना ये हमारा मैक्रोफेज है यानी एपीसी है, इसके ऊपर हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस तरह से एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। और ये जो टी हेल्पर सेल है, ये टी हेल्पर सेल इसके हिसाब से अपने ऊपर रिसेप्टर डेवलप कर लेगा और इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये टी हेल्पर सेल। तो ये ना एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये एक रिसेप्टर इसने डेवलप कर लिया और इन दोनों की जुगलबंदी बन गई, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना गाइस, ये जो टी हेल्पर सेल एंड मैक्रोफेज का जो कॉम्प्लेक्स बना है, अब ये बड़े काम करेगा कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। यहां तक सबको समझ में आया? पहले तो ये बता दो, दया का थप्पड़ ही काफी था। हाँ तो बस अब ये थप्पड़ बहुत पढ़ने हैं, बहुत सारे तरह के थप्पड़ पढ़ने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये पॉइंट समझ में आया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब देखो गाइस, जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक बार फिर से बना देते हैं कॉम्प्लेक्स, टी हेल्पर सेल का, ठीक है, और मैक्रोफेज का, और मैक्रोफेज का जो कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस मैक्रोफेज को अब मैं क्या बुला रही हूं? एपीसी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीजन इसके सर पे है, तो ये एंटीजन और ये इसका, ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये एंटीजेंस हैं जो इसने अपने सर के ऊपर एक्सप्रेस किए हुए हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है गाइस, ये कॉम्प्लेक्स बहुत सारे काम करेगा, ठीक है। नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स एक सेल्स के पास जाएगा, स्पेशल सेल्स के पास अगेन, और उन सेल्स का नाम है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। एक होते हैं टी, एक होते हैं बी। क्या फर्क है अभी सब कुछ बताऊंगी, बट पहले इतना जान लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के पास और इनको बोलते हैं कि भाई ये देखो, ये है दुश्मन, अब स्कीम बनाओ और इनको मारो, पकड़ो जाके। अब तुम्हें अगली उनकी स्कीम पता लग गई है कि उन्होंने करना क्या है ना, अगला उनका वार क्या होने वाला है तुम्हें पता लग गया है। अब जाओ पहले से घेरा डाल लो। समझ में आई ये बात? तो ये बी लिम्फोसाइट्स इन एंटीजेंस के हिसाब से पहले से अपने पास क्या बना लेंगे? दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम ले लिया मैंने यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो एंटीबॉडीज कौन बना रहे हैं? बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। अच्छा, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं गाइस, ये बिल्कुल एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, दुश्मन टू दुश्मन वेरी करेंगी। बात समझ में आ रही है? ये क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। अब दूसरा, एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीबॉडीज ने जाके तो घेरा डालना है, ठीक है, पर अल्टीमेटली तो हमने दुश्मन को मारना ही है ना। तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स ने मैक्रोफेजेस को भी बुलाना है। चलो भाई तुम भी आ जाओ, दावत होने वाली है, तो तुम भी आ जाओ, ये पकड़ेंगे, तुम्हें मारना है। तो दूसरा, it will attract macrophages, it will attract macrophages. Why macrophages? To enhance phagocytosis, ताकि फेगोसाइटोसिस जल्दी से हो सके। वो पकड़ लेंगे और ये उनका काम तमाम कर देंगे, फेगोसाइटोसिस। क्योंकि तुम एक चीज समझो, अभी तक पैथोजन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तुम पैथोजन को, दुश्मन को पकड़ नहीं पा रहे। एक बार पकड़ लिया फिर तो फेगोसाइटोसिस कर ही लोगे, फिर तो मारे ही जाएंगे वो आराम से। पर एंटीबॉडीज वो जरिया बनेंगी जो कि पैथोजन को पकड़ने में हेल्प करेंगी। कैसे? वो सब हम करेंगे, ठीक है। चलिए, दे आर ऑल्सो, दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू कॉल मोर मैक्रोफेजेस टू कम एंड ईट देम अवे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं सेपरेट कलर से लिख रही हूं, इट इज गोइंग टू जनरेट इम्यूनिटी, जनरेट मेमोरी, जनरेट मेमोरी। अब ये मेमोरी क्या है अभी बात करते हैं। हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आया? एपीसी सर्टोली सेल्स वाले वो अलग है भाई, आयत वो अलग है, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? चलो एक बार कहानी फिर से रिपीट करते हैं, रिकैप। तो देखो पिछले धारावाहिक में क्या हुआ है।
दुश्मन कंट्रोल में आ नहीं रहा, ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ठीक है, कि किसी एक बंदे को बस पकड़ लो, उसको मारेंगे पीटेंगे, उससे उगलवाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, एक बंदे को पकड़ लिया, उसको मारा पीटा और उससे उगलवाया। उससे क्या उगलवाया? एंटीजन, क्योंकि एंटीजन ही असली चीज है, ठीक है। एंटीजन को अब मैक्रोफेज अपने सर के ऊपर लेके घूम रहा है, यानी कि जो एक्चुअली दुश्मन है, ठीक है, कि ये असली रिपोर्ट जो तैयार उन्होंने की है कि हाँ भाई ये है इनका प्लान जिसके अगेंस्ट अब हमें अपना प्लान बनाना पड़ेगा। तो एंटीजन सर पे लेके घूम रहा है, उस मैक्रोफेज को तुमने क्या बोल दिया? एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट। और इस को किसके सामने पेश किया जाएगा? हेल्पर सेल के सामने, टी हेल्पर सेल के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, दीज आर द रियल मैनेजर्स, दीज आर द मैनेजर्स। Why? Because they are going to decide everything. They are going to give roles to other people. ठीक है, other cells. तो जब ये हेल्पर और मैक्रोफेज की जुगलबंदी बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स देखो क्या क्या काम करेगा। ये अब काम डिवाइड करेगा। बी सेल को बोलेगा कि चलो ये रिपोर्ट आ गई है, एंटीजन पता लग गया है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाओ, घेरा डालो, ठीक है। और मैक्रोफेज को बोलेगा कि ये घेरा डालेंगे, तुम्हें जाके उनको मारना है, फेगोसाइटोसिस करना है। और तीसरा, मेमोरी भी जनरेट करनी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जनरेट करना होता है। बात समझ में आई है? ताकि अगर सेम टाइप का कोई पैथोजन दोबारा आए, दुश्मन दोबारा आए, तो हमारे पास पहले से ही सारा सामान, सारा इम्यूनिशन तैयार हो। आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? यहां तक पॉइंट समझ में आया सबको? पहले तो ये बता दीजिए, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? डन? जल्दी से स्क्रीनशॉट दे दीजिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की नीड ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही तो चल रही थी अब तक। अमान, इन्वेस्टिगेशन ही तो चल रही थी भाई, ये सब इन्वेस्टिगेशन ही तो चल रही है। ये देखो, एक दुश्मन को पकड़ के लाए हैं, अब उससे सारी इन्वेस्टिगेशन ही की है, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। सच उगलवाया है, ठीक है। सच उगलवाने के बाद अब मैनेजर डिसाइड करेगा कि भाई होना क्या है। इन्वेस्टिगेशन यही तो होती है। इज दिस क्लियर? एकदम। चलो, और जब इन्वेस्टिगेशन हो गई तो फिर अब काम करने की बारी है। तो जाओ, अब मैदान में उतरो और दुश्मनों को पकड़ो। तो तुमने अब चलो, एंटीबॉडीज एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, वील सी। APC will not kill by T cell or any phagocytosis because it has pathogen antigen. Does APC have any speciality to avoid it? तो this is special mechanism going on ना। अपने बंदे को कौन मारेगा, है ना। तो इनको नहीं मारने वाला, ये खास प्रोसेसिंग की गई है, ठीक है। इनके ऊपर अपने बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, तो इनको हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं करते। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। चलो, अब गाइस एक बात समझना, ये मेमोरी क्या है? मेमोरी का मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट किया जाएगा। मेमोरी का मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। क्रिमिनल के स्पेलिंग देख लो, क्रिमिनल, हाँ जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट किया जाएगा। अब ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कल को कोई भी गड़बड़ होती है आसपास, तो सबसे पहले नाम किनका आता है? वो जो पुराने क्रिमिनल्स है, उनकी फाइल खुलती है कि हाँ, आपको शिनाख्त के लिए जब बुलाया जाता है ना, कि देखो इनमें से तो कोई नहीं था, है ना। तो वो पुराने क्रिमिनल्स होते हैं जिनका पता होता है कि हाँ ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपको पहचानने के लिए बुला जाता है ना। या तो इनमें से कोई होगा, आप पहचान लो कि हाँ भाई ये था, बस उसकी तो गई, ठीक है ना। तो अब अगर उनमें से नहीं था, तो फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू होगी। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होगी कि भाई ये जो 10 बंदे खड़े हैं, इनमें से तो कोई कातिल नहीं था, इनमें से तो कोई क्रिमिनल नहीं था, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि ढूंढो कौन था, एक बंदे को पकड़ के लाओ, कोई भी, और जिंदा पकड़ना है। होती नहीं है सारी बातें, वही सारा कुछ तो हमारे अंदर भी चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो अब देखो, हमारे जो क्रिमिनल्स हैं कितने साइंटिफिक होते हैं, isn't it? सारी नॉलेज कहां से ली है? हमारे इम्यून सिस्टम से ली है। नाउ लिसन हियर, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड जब जनरेट हो जाता है ना, उसी क्या होगा? अगर वो बंदा पकड़ा गया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड में क्या होगा ना, सी स्पेशल सेल्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स।
टी मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, ये मेमोरी सेल्स अपने ऊपर एंटीजन लेके घूमते हैं। जो एंटीजन ये पहला था, इस एंटीजन को अपने ऊपर लेके घूमेंगे। ठीक है, और ये स्टोर हो जाते हैं। दीज आर स्टोर्ड, दीज मेमोरी सेल्स आर स्टोर्ड इन द lymphoid organs, in the lymphoid organs। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, तो ये सारे आपके सेकेंडरी हैं, और भी बहुत सारे हैं। आई विल टेल यू ऑल ऑफ देम। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो इनको स्टोर कर लिया जाता है। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी फाइलें कहाँ रखी जाती हैं, है ना, तो एक कमरा होता है ना जहां पे क्रिमिनल रिकॉर्ड सारी फाइल्स पड़ी हैं। मूवीज में तुम देखते हो कि वो जाते हैं कि वहां से अपनी फाइल निकाल के बिल्कुल गायब कर दी जाए, ये सब चीजें तुम देखते हो मूवीज में। तो ऐसे ही ये क्रिमिनल रिकॉर्ड कहां पे जनरेट करके रख दिया जाएगा, इन आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक दीज स्ट्रक्चर्स। क्या होगा अब अगली बार मान लो सेम पैथोजन आया, ठीक है, मान लो कि ये पहली बार तो पकड़ा गया था, ये फिर आया अगली बार। ठीक है, तो अगली बार गाइस सबसे पहले इसको ये डिस्ट्रॉय करने के बाद, ये सारी शिनाख्त करने के बाद, सबसे पहले इसको भेजा जाता है एंटीजन को कि रिकॉर्ड रूम में, यानी जहां पे क्रिमिनल रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक है ना, और वहां से चेक किया जाता है कि इनमें से तो कोई नहीं था, शिनाख्त की जाएगी इनमें से तो कोई नहीं था, अगर इनमें से था तो पकड़ो और मारो, बस इजी। तो आपको बीमारी नहीं होती। अगर पहली बार पैथोजन आया है और उसके अगेंस्ट पहले से मेमोरी तो जनरेट होगी नहीं, है ना, पहले से तो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन करने में और इन्वेस्टिगेशन करके एंटीबॉडीज बना के उसको मारने में टाइम लगता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां पे टाइम लगता है, तो जब टाइम लगता है तो हमें बीमारी होती है। यहीं पे हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए। वन इज देखो, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। आ जाओ, यहां पे हमें समझ आना चाहिए टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या, कि वो रिस्पॉन्स जो पहली बार पैथोजन के आने पे बॉडी ने जनरेट किया। ठीक है, तो ये कब जनरेट हुआ है, जब पैथोजन आपके अंदर पहली बार आया है। सो व्हेन पैथोजन एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पैथोजन एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बड़े ध्यान से देखते जाओ, इट एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो पहली बार आएगा तो तुम्हारे पास क्या पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं? तुमने कभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी पहले से बनी हुई है क्या तुम्हारी? नहीं, है ना। तो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज इसमें नहीं होती। एंटीबॉडीज नॉट प्रेजेंट बिफोर हैंड, नॉट प्रेजेंट बिफोर हैंड। इसलिए उस दौरान दुश्मन तो अपना काम करता रहेगा, तुमने सिर्फ उसका एक बंदा पकड़ा है, ठीक है, दुश्मन और भी हैं उसके जैसे, तो वो काम करते रहेंगे, तुम्हें डिजीज होगी। तो इस दौरान डिजीज जरूर हो जाती है। ठीक है, इस दौरान अब पहले से प्री फॉर्म्ड, नॉट प्रेजेंट बिफोर हैंड नॉट प्रेजेंट एंटीबॉडीज, ठीक है, इस दौरान बनेंगे। एंटीबॉडी फॉर्मेशन अकर्स इसके दौरान, ड्यूरिंग दिस, अकर्स ड्यूरिंग दिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसको ये स्लो होगा क्योंकि छानबीन करनी है, फिर आपने एंटीबॉडी बनानी है, सो इट इज स्लो, इट इज स्लो। लेकिन फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनता है, सो इट इज एवर लास्टिंग। सो इट इज एवर लास्टिंग तो नहीं कह सकते, इट इज लॉन्गर लास्टिंग, इट इज लॉन्गर लास्टिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर? So it is slow but longer lasting. Are these points clear to all? अभी इसमें मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करूंगी धीरे धीरे। फर्स्ट इंटरेक्शन विद द पैथोजन, यस, और पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज नहीं होंगी, डिजीज होगी और एंटीबॉडी फॉर्मेशन इसके दौरान होगी। और लेकिन
अब ये सारा काम करने में लगता है टाइम, तो इट इज स्लो, बट फिर ये लंबा चलेगा, यानी कि लंबा टाइम हमें हेल्प भी करेगा क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है। इज दिस पॉइंट्स क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर है ना? अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब वो पैथोजन फिर आएगा, दुश्मन भी नहीं तुम्हें भूला, ठीक है, वो कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तो मैं बीमार नहीं कर पाया, मैं फिर आऊंगा, ठीक है। तो अब जब वो फिर से आता है तब जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। व्हेन सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब होता है? ड्यूरिंग सक्सेसिव एक्सपोजर्स, उसी पैथोजन के लिए सक्सेसिव एक्सपोजर्स टू द सेम पैथोजन, ठीक है। यहां पे अब बनी बनाई एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं क्योंकि मेमोरी जनरेट हो चुकी है, सो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसलिए डिजीज नहीं होती, डिजीज डज नॉट अकर, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है मेमोरी की सिग्निफिकेंस? ये मेमोरी ही थी, इसी दौरान मेमोरी भी बनी है, इसी दौरान मेमोरी भी बनेगी, और उसी मेमोरी की वजह से यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनेगा जिसकी वजह से डिजीज दोबारा नहीं होती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी ना होती तो सेम दुश्मन हमें आके बार बार बीमार करता। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो डिजीज डज नॉट अकर एंड ये होता है क्विक बट शॉर्ट लास्टिंग, शॉर्ट लिव्ड होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब मैं तुम्हें एंटीबॉडीज की जब मैं टाइप्स करवा दूंगी तो मैं बताऊंगी कि यहां पे कौन सी एंटीबॉडी बनती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, क्रिश अरोड़ा नीड्स आस्क अस टू ज्वाइन द चैनल। ज्वाइन द चैनल का मतलब होता है सब्सक्राइब करना, हिट करना लाइक बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। ये होता है ज्वाइनिंग द नीड स्टार फैमिली। ठीक है, ठीक है क्रिश समझ में आ गया? मैम फ्लू में HNN प्रोटीन्स चेंज जैसे होते हैं तो मेमोरी होता है, फ्लू बार बार अटैक करता है। बाय द वे फ्लू के भी वैक्सीन्स होते हैं, अलग अलग फ्लूज के अलग अलग वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है, उनके भी वैक्सीन्स होते हैं। चलिए, इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें मेमोरी जनरेट होगी इसके दौरान, यहां पे मेमोरी ऑलरेडी प्रेजेंट, मेमोरी ऑलरेडी प्रेजेंट, इसीलिए ये क्विक होता है, इसीलिए डिजीज नहीं होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, पॉइंट्स क्लियर? अब टाइप कौन सी एंटीबॉडी की बनती है ये मैं आपको बताऊंगी आफ्टर वी हैव डिस्कस द डिटेल्स ऑफ एंटीबॉडीज। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो, तो अब मैंने तुम्हें ये सारा कुछ बता दिया। तो देखो, अब ओवरऑल तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि हमारे इस पूरी लड़ाई में, पूरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व थे। सो टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ cells involved in specific immunity, in specific immunity। कौन से दो तरह के cells involved है फटाफट से बता दीजिए quickly in the chat box। which are the two types of cells we have seen involved in the specific immunity? yes please, types of cells involved, yes please। तो कौन से दो तरह के cells हैं? lymphocytes, right? मैक्रोफेजेस बोल सकते हो, लेकिन मैक्रोफेजेस की जगह पे विल यूज द टर्म एपीसी। तो दो तरह के जो सेल्स इन्वॉल्व हैं, वन इज एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर से बोल रही हूं, ये वो एपीसी नहीं है जो सेटोली सेल्स बनाते थे, ठीक है, वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स था। नाउ दिस इज अ सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कोई भी सेल जो अपने सर पे एंटीजन को लेके घूमेगा वो एपीसी कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, ये कुछ लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं जो अपने ऊपर एंटीजन को लेके घूमते हैं, ठीक है, कुछ बी लिम्फोसाइट्स। ये बी और टी क्या है आई टेल यू। और दूसरा जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स है, दे आर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स,
ठीक है। अब लिम्फोसाइट तुम्हें इतना तो पता है, सबसे छोटा WBC होता है ना। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में, चैंपियन बैच में। तो सबसे छोटा है, इसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और याद रखना गाइस, कभी भी किसी सेल का बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो तो या तो वहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रही होगी या फिर वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अभी बताऊंगी। और बहुत थोड़ी सी जगह होती है साइटोप्लाज्म की, तो स्कैंटी मीन्स थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये है हमारा लिम्फोसाइट, सबसे छोटा WBC। याद है ना, नल मैप याद करते हैं, सेकेंड मोस्ट सेकेंड मैक्सिमम सेल्स जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है, छोटू सा है बिल्कुल। अब लिम्फोसाइट्स आगे डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। नाउ सी, देखो कोई भी तरह का जो सेल होता है वो कहाँ बनता है, आपके बोन मैरो के अंदर। ये आपकी येलो बोन मैरो है, ठीक है, इस रीजन में। यहां पे बनते हैं आपके ये लिम्फोसाइट्स। यहां पे क्या बनते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, ये रहे आपके लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर, येलो बोन मैरो के अंदर, ठीक है। नाउ सी, यहां बनने के बाद अगर यहीं पे मेच्योरेशन भी होते हैं, मेच्योरेशन भी होती है, फॉर्मेशन एंड मेच्योरेशन दोनों अगर बोन मैरो के अंदर होगी तो ऐसे लिम्फोसाइट्स को हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलेंगे इनको, बी लिम्फोसाइट्स। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, ठीक है। और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट क्या है, आ जाओ। तो अगर यहां बनने के बाद ये यहां से निकल के थाइमस के अंदर जाते हैं, थाइमस एक बायलोब्ड ग्लैंड है, रिमेंबर, है ना, हार्ट और स्टर्नम के बीच में छोटी सी ग्लैंड है। अगर ये यहां से निकल के थाइमस के अंदर चले जाते हैं मेच्योर होने के लिए, तो फिर बनने के बाद ये टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। और ये 4 तरह के बन के निकलते हैं, ठीक है। तो थाइमस के अंदर जाके जो मेच्योर होंगे उनको क्या बोलोगे, टी लिम्फोसाइट्स। जो बोन मैरो के अंदर मेच्योर होंगे, बी लिम्फोसाइट। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। तो जिनका मेच्योर होने की जगह थाइमस है वो टी है, जिनकी बोन मैरो यानी जहां बन रहे हैं वहीं मेच्योर हो रहे हैं तो उनको बी लिम्फोसाइट्स बोलोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? पहले तो ये बता दो, इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। तो 2 तरह के सेल्स इन्वॉल्व है, वन इज एपीसी जो अपने सर पे एंटीजन को लेके घूमेगा, और दूसरा है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरह के होंगे जो कि बी या टी कहलाएंगे। ये बी लिम्फोसाइट्स फिर आगे 2 तरह के होते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। हाँ जी, यहां से पॉइंट क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व, और फिर नाउ अंडरस्टैंड। अब बी लिम्फोसाइट एक अलग तरह का सिस्टम जनरेट करते हैं, इम्यून सिस्टम, और जो टी लिम्फोसाइट्स है इनके काम करने का अलग तरीका है, तो ये अलग सिस्टम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स, ठीक है। सो वन इज AMIS, क्लियर, इसको HIS भी बोल देते हैं। AMIS स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। और HIS क्यों बोलते हैं इसको? ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है गाइस हमारे पास, दूसरा है CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। Is this point clear? So we have AMIS also known as HIS और CMIS, ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो 2 तरह के हैं, 1 and 2, क्लियर। किसके ऊपर बेस्ड है? CMIS जो है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय T lymphocytes, प्रोड्यूस्ड बाय T lymphocytes। T lymphocytes बनाते हैं आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम।
जबकि ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम है ये बनेगा एंटीबॉडीज की हेल्प से, और एंटीबॉडीज को बनाने वाले कौन से थे? बी लिम्फोसाइट्स। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, बाय बी लिम्फोसाइट्स। समझ में आ गया? बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ह्यूमोर का मतलब होता है फ्लूइड, मैंने बताया था ह्यूमोर हाइपोथेसिस पढ़ाते हुए, ह्यूमोर का मतलब फ्लूइड। तो सिंस दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड नोन एज ब्लड, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। चलो और हमें डिटेल क्लियर होता जाएगा। पहले आप देखो बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की भी आगे दो तरह की टाइप्स होती हैं। वन इज बी मेमोरी सेल्स, ये याददाश्त जनरेट करेंगे यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाएंगे, ये भी, ठीक है। और दूसरे होते हैं बी प्लाज्मा सेल्स। ये बी प्लाज्मा सेल्स जो है ये बनाते हैं असली में एंटीबॉडीज। दीज सिक्रीट एंटीबॉडीज, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज antibodies with antibiotic, that is altogether different. These are antibodies, I'm talking about antibodies. Is this point clear? और ये क्या करेगा? क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट करेगा। अब आ जाओ टी लिम्फोसाइट्स पे। ये टी लिम्फोसाइट्स क्या है? टी लिम्फोसाइट्स आगे हमारे पास 4 तरह के होते हैं गाइस। 1 टी हेल्पर, ठीक है, पूरा ही नाम लिख देती हूं एक ही बार में। So we have T helper cells, T suppressor, T memory वही क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने वाले, एंड देन T किलर सेल्स, या इसी को T साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक, ठीक है। These are the 4 different types of T lymphocytes. टी हेल्पर सेल के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था। टी हेल्पर सेल क्या था? मैनेजर, सबको रोल डिफाइन करके देगा कि तुमने ये करना है वो करना है ना। तो ये मैनेजर्स हैं, ये मैनेजर्स हैं। क्या करते हैं? बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। दे स्टिमुलेट बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मेमोरी सेल्स। याद है सब इन्होंने करवाया था, एंड मेमोरी सेल्स। रिमेंबर, सबसे ये काम करवाने बैठे हुए थे, ये तो बस बैठ जाते हैं, बोलते तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो। टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। सप्रेसर, जब जरूरत नहीं है तो गोलियां नहीं चलाओगे वरना अपने सेल्स भी डैमेज होंगे। इसका मतलब ये सप्रेस क्या करता है? इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, सप्रेसेस द एक्टिवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो एकदम से बढ़ा हुआ है उसको सप्रेस करेगा। मेमोरी का तो तुम्हें पता ही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाएगा। और सी साइटोटॉक्सिक क्या होते हैं? ये बनाते हैं गाइस एक प्रोटीन्स नोन एज परफोरेंस। परफोरेन वर्ड कम्स फ्रॉम परफोरेशन, यानी कि होल्स, छेद करना। ये छेद कर करके मारते हैं। पानी अंदर भरेगा छेदों से, पोर्स से, एंड द ऑर्गेनिज्म विल बर्स्ट एंड डाई। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं परफोरेंस, ठीक है। इन परफोरेंस की हेल्प से ही पानी अंदर जाए, सॉरी परफोरेंस की वजह से पोर्स जनरेट होंगे, पानी अंदर जाएगा, वो मरेगा और खलास। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है ना। चलो अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो किलर सेल्स हैं यही हैं वो किलर सेल्स जो आपके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को फेल करते हैं, जो ग्राफ्ट रिजेक्ट करते हैं। ग्राफ्ट मतलब कोई भी बाहर से जो चीज आपके अंदर डाली गई, ठीक है ना। तो वो जो भी फॉरेन ऑर्गन आपके अंदर डाला गया है, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट, ठीक है, तो वो ट्रांसप्लांट जब भी फेल होता है वो इसकी बदौलत होता है, क्योंकि ये किलर सेल्स बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है ना। तो किलर सेल्स जो हैं, दीज किलर सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, और दिस इज अ PYQ। कौन से सेल्स हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन करवाते हैं? इट इज टी किलर सेल्स। ये पॉइंट क्लियर रहेगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फिर हम आज इतना ही करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट हमको समझ में आ रहा है?
इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? फटाफट से थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया सबको। तो ये गाइस आज हमने किए हैं 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आज हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि आज हमने पूरा बैटल फ्रंट समझाया कि भाई अंदर चल क्या रहा है। पहले अंदर आने नहीं दिया जाएगा, दूसरा आया तो मार दिया जाएगा, कोई भी आया एक तरीके से मारा जाएगा, नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर पकड़ने के लिए तरीका ढूंढा जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, एंटीजन पकड़ा जाएगा, एंटीजन को देख के फिर एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी, मैक्रोफेजेस को बुलाया जाएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट होगा। ये सारी चीजें हमने आज पढ़ ली हैं। अब हमने इसी स्टोरी को थोड़ा इम्यूनोलॉजी के एस्पेक्ट से इसको स्ट्रीमलाइन करते जाना है। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से उन सेल्स के हिसाब से 2 तरीके के इम्यून सिस्टम्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि कौन एंटीबॉडीज बना रहा है। अब ये एग्जैक्टली एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीजन क्या क्या हो सकता है, ये सब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? ऑल पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से अब मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है तो वी कैन रिवाइज इट। एंड तब तक गाइस मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। तो फॉर ऑल द नीट 2021 स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज हैज बिगन। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज हैज बिगन। ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है गाइस 28 ऑफ अगस्त से, आज है 23rd, तो 5 days टू गो। 5 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ठीक है, और देखो किस वक्त होने जा रहा है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होने जा रहा है 28 अगस्त से हर रोज शाम दोपहर 2 से 5 बजे। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट है गाइस, फुल सिलेबस टेस्ट है, आपको ये टेस्ट जरूर देने हैं 2 से 5। इज दिस क्लियर? और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होंगे। ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर होगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको एक एक क्वेश्चन के, डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी एनालिटिक्स के साथ कि भाई अपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, मींस वो रट्टाफिकेशन वाले थे या फिर वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ताकि आप उस हिसाब से उसमें काम कर सको। और मॉक टेस्ट जो है ये क्यूरेटेड है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नीट यूजी एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 180 क्वेश्चंस करने होंगे। इज दिस क्लियर? सो बिल्कुल फ्री टेस्ट है, तो इनको देना मत भूलिएगा। और एनरोल करने के लिए गाइस यू हैव टू यूज द कोड टीना या फिर कीनू, कोई भी एक कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री। एंड गाइस दिस इज द स्केड्यूल। मॉक टेस्ट 1 अक्टूबर 28 को 2 बजे, टेस्ट 2 3 घंटे का पेपर होगा, वही पीसीबी। ठीक है, September 1st एंड September 4th, September 7 एंड September 9। तो 10-11 2 दिन आपको मिलेंगे जस्ट टू ब्रश अप, रिलैक्स एंड देन गो फॉर योर एग्जाम। तो ये मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो गाइज ये बहुत सारे बैचेस आपके चल रहे हैं, और इन बैचेस के लिए आपको या तो प्लस की सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर आइकॉनिक की। एंड ऑल द आइकॉनिक स्टूडेंट्स, यू हैव द सुपर्ब फीचर नाउ इन आइकॉनिक। द सुपर्ब फीचर इज कि अब आप अपने टाइम पे अपने मेंटोर से अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बुक दैट सेशन फर्स्ट। हाउ डू यू डू दैट? लाइव मेंटोरशिप में जाओगे आप। ठीक है, लाइव मेंटरशिप पे जाके गेट स्टार्टेड क्या करना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक टू द टॉप एडुकेटर, या डाउट सेशन लेना है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, वॉट एवर यू वांट टू, तो उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट, अपने जो भी डाउट्स हैं वो टाइम स्लॉट पिक करो, किस दिन कितना ड्यूरेशन का टाइम स्लॉट। ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट पोस्ट योर डाउट हियर एंड कंफर्म द सेशन, योर सेशन इज बुक्ड, एंड एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Also, you will get the notes if you have the subscription. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का क्या सीन है कि जो आइकॉनिक के लर्नर्स हैं उनको तो डोर स्टेप यानी घर तक नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपी में, और जो प्लस के लर्नर्स हैं गाइस उनको मिलेंगे इन ऐप नोट्स। ठीक है, ये वैलिड है कम से कम 1 साल की सब्सक्रिप्शन तक। ठीक है, और उससे अगर आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 6 महीने की, उसके साथ नोट्स नहीं मिल रहे हैं। नाउ तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो गाइस, इन सब के ऊपर 10% ऑफ हो जाएगा इफ यू पुट अ कोड हियर, रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं टीना या फिर कीनू। ठीक है, एंड इफ यू से प्रोसीड तो आपको ये पूरे 1 लाख नहीं देना है 2 साल के लिए। सिमिलरली फॉर प्लस, तो यहाँ पे भी 10% ऑफ सब पे हो जाएगा, तो
want to use the code. And if you need any financial assistance guys, please do let us know. Loan facilities are also available. ठीक है, तो ये देखो, ये आपका रेफरल कोड है जो आपको यूज करना है टू गेट 10% ऑफ. और अगर आपको स्कॉलरशिप पे पढ़ना है तो फिर हर संडे को गाइज 11 बजे 28 क्वेश्चंस 60 मिनट्स, ठीक है, कर लो टेस्ट और ले लो स्कॉलरशिप. 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल है गाइज. यहाँ फ्री टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप में भी आपको कुछ नहीं पे करना, तो बस एनरोल करना है. संडे को सुबह 11 बजे एंड्रॉयड का फोन लेके बैठोगे, ठीक है, और टेस्ट के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं हाथों हाथ. और गाइस देखो, जैसे आपका रैंक उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी. क्लियर है? And one last thing guys, so this is a special effort from Unacademy to protect you from any inappropriate content. ठीक है, if you see any, you can report and you can claim your prize. Is this clear? आज रात 11 बजे स्पेशल क्लास नहीं, आज रात नहीं है क्लास. आज मैं सबके टेलीग्राम पे आंसर्स दे रही हूँ. ठीक है, आज सारा सेशन मेरा टेलीग्राम पे चलेगा. क्लियर? चलो, तो गाइज ये था, और आज हमने बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कर लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में देखो, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ दिस वॉर इज कमिंग. ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अब हमने देखना है कि ये एंटीबॉडीज जो हैं, देखो अब रुक नहीं रहे थे, तो फाइनली खलीसी को अपने ड्रैगन्स रिलीज करने पड़े, है ना. तो अब ये ड्रैगन्स क्या क्या जाके करते हैं, यानी कि आपके एंटीबॉडीज किस किस तरह के हैं. खलीसी के पास 3 ड्रैगन्स थे, वी आर रिचर. हमारे पास 5 ड्रैगन्स हैं. ये 5 ड्रैगन्स यानी एंटीबॉडीज क्या क्या करेंगे, किस किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड किस किस टाइप के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है. वील टॉक अबाउट एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. बच्चा पूछ रहा मैम क्वेश्चंस पूछ लीजिए. चलो फिर पूछ लेते हैं. हैंसी, पहला आंसर तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, मुझे क्या बता दो. हाँ, antiviral proteins produced in the second line of defense, what do we call them? Quickly. Antiviral proteins in the second line of defense, what do you call them? Quick. Let's see. किस चैनल पे होगा स्कॉलरशिप टेस्ट? हेंसी ने आंसर दे दिया है इंटरफेरॉन्स. एक्सीलेंट. सेकेंड क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स? The cells which are attacked by the cell, ठीक है, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, या नेबरिंग सेल्स द्वारा, या फिर वायरस के द्वारा. कौन प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन? क्विकली. आरिफ ने बता दिया, वायरली अटैक्ड सेल जो होता है, जिसपे अटैक हो चुका है, वो प्रोड्यूस करेगा आपका इंटरफेरॉन, है ना. इंटरफेरॉन मेरे बड़े स्पेशल से सेल्स है, आई मीन टॉपिक है. एनीवेज, किसी और टॉपिक से पूछते हैं. The first phagocytic cell, the first cell which runs for the phagocytosis, है ना, जो सबसे पहले भागता है कि मैं phagocytosis करूंगा, वो कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए. First cell which performs phagocytosis, वो कौन सा है? न्यूट्रोफिल. एक्सीलेंट. वो कौन सा है? न्यूट्रोफिल है. ठीक है, चलो एक और चीज पूछ लेते हैं. ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? द लास्ट क्वेश्चन. ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? क्विक. ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? किलर सेल्स. एक्सीलेंट. इट इज द टी किलर सेल्स. TC या TK, साइटोटॉक्सिक भी उनको बोलते हैं. ठीक है, सो ऑल गुड. सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन in which the war is coming.